मुस्कुराते सुबह, मुस्कुराते सुबह। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। लेकिन आज मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपके बच्चों को हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप लोगों को आज जो मैसेज भी है वो आपके बच्चों से रेलेवेंट है। और आज जो टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एज़ यूजुअल मैं अपने प्रोग्राम का जब स्टार्ट लेती हूँ तो एक खूबसूरत सा मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज जो मैसेज वो ये है कि जिस तरह मैंने आपको दुआ दी कि अल्लाह पाक आपके बच्चों को हिफ्ज़ व अमान में रखे, तो आपने देखा होगा कि जब बचपन की जब मैं बात कहूँ कि कितने प्यारा बचपन था हमारा, और हमारी जो बड़ी बहनों का बचपन था जब वो डिस्कस करती थी कि हम अपने अड़ोस पड़ोस में इतना ईजीएस्ट चले जाते थे और हम लोग गलियों में खेलते थे। और उस वक्त के गेम्स क्या थे, हम लोग गिट्टे खेलना, खो खो खेलना, बर्फ़ पानी खेलना, और लड़कों का होता था वो गिल्ली डंडा, क्रिकेट एंड हॉकी और फुटबॉल, और ये छोटे छोटे गेम्स थे। खो खो, ये छोटे छोटे गेम्स वो थे। जब हमारी बहनें खेलती थी तो हमने उनको देख के खेलना, यहाँ तक कि कंचे खेलना, ये लड़कियां भी खेल लेती थी, लड़के भी खेल लेते थे। तो पहले जो होता था ना, बहुत अपनायत नज़र आती थी, लोगों के पास एक दूसरे को प्यार मोहब्बत का टाइम था, एक दूसरे को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते थे। मैं आपको रियल बात बताऊं कि मतलब ये हमारे जब अपने मोहल्ले की बात की जाती है, मैं कुछ और नहीं कहना चाहती, कोई फेक या किसी और की बात नहीं। हम लोग इतने आराम से, जैसे हम लोग पहले ये होता था कि बच्चे टीवी देख रहे हैं ना, सब एक घर में जमा हो जाते थे, जिसके घर में टेलीविज़न हो। तो हमारे घर में ये तो सारे बच्चे जब आ जाते थे तो इतना मज़ा आता था, सब हम टेलीविज़न देखें, हम लोग वो टॉम एंड जेरी देखें। तो पहले ये जो मतलब इनसिक्योर महसूस नहीं करते थे बच्चे। बात करूंगी हमारे बच्चों की, तो मैं अपने बचपन की जब बात कर रही थी कि हम लोग इतने ईजिएस्ट खेलते थे, बारिश में एक साथ नहाते थे, हमें कभी भी रोक टोक नहीं होती थी कि कभी नहीं उसके साथ नहीं खेलो, उसके घर नहीं जाओ। हम लोगों की फैमिलीज़ ऐसे, मुझे फील ही नहीं होता था ये हमारे पड़ोसी हैं। अभी भी हम हमारे पड़ोस में जो हमारे रहते हैं, हम सब जब हमारे वाले सब कहते थे ये आपके मामू हैं, तो हम समझते थे यही हमारे मामू हैं, वो नाम ही उनका मामू। हम कहते थे मामू कैसे हैं, मामू कैसे। वो अब पता चल रहा है वो हमारे मामू तो नहीं है, लेकिन वो हमारे पड़ोसी थे। तो वो एक ऐसा खूबसूरत सा एक रिलेशन था जो अब तक है। उनके बच्चों के दरमियान हमारा रिलेशन है, एक रिस्पेक्ट का, प्यार मोहब्बत का रिश्ता। अब वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। अब हम लोगों की बच्चियां इनसिक्योर महसूस करती हैं। बिल्कुल आज जो मैं आपसे टॉपिक शेयर करना चाहूँगी वो ये टॉपिक जो हम लोग लेकर आए हैं, जो मैं आज आपसे मैसेज जो कह रही हूँ वो ये कि प्लीज़ अपने बच्चों को बहुत सेव रखें और आप उन पर नज़र रखें, क्योंकि पहले का दौर, पहले का वक्त बहुत डिफरेंट था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, लोगों को अवेयरनेस के साथ साथ लोगों ने अवेयरनेस तो जनरेट की है, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ चीज़ों का मिसयूज़ भी किया। तो अपने बच्चों को बहुत स्कूल जाते हुए और बहुत सारी जगहों पे जब बच्चे जाते हैं तो प्लीज़ उनको फॉलो करें। लड़कियां हैं, ख़ास तौर पे बच्चियां छोटी हैं, उनको बहुत ज़्यादा, उनको बच्चे हैं, लड़के हैं, तो उनको इतना सेंस नहीं है। तो बच्चों को प्लीज़ अपनी कस्टडी में रखें, उनके साथ दोस्तों की तरह रहें, ताकि वो आपसे हर बार शेयर करें। तो मैं आज जिस तरह थोड़ा सा आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सीरियस हूँ, इसलिए कि कुछ मेरे पास ऐसे लोग आज स्पेशल मेरे गेस्ट आए हैं और उनसे काफ़ी दिनों से बात चल रही थी कि हम एक सेगमेंट करना चाहते हैं, हमारी बेटी। जब हमारी बेटी की बात की जाती है ना, तो अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियों से नवाजा है। तो कोई वजह तो होगी ना कि कितना मकाम ऊंचा हो जाता है जिसके घर में अल्लाह पाक बेटियां देता है। तो फिर उनकी हिफाजत करना कितना ज़रूरी है, उनसे प्यार करना कितना ज़रूरी है, चाहे वो किसी की भी बेटी हो। जब वर्ड आ जाता है ना हमारी बेटी, तो सबकी बेटियां सांझी होती हैं। तो आज स्पेशली हमने टॉपिक लेकर आए हैं कि हमारी बेटी। तो हमारी बेटी हम सब की बेटी है, तो इसके लिए बहुत प्यारे प्यारे हमारे दरमियान गेस्ट भी मौजूद हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो मैं उनको वन बाय वन जो है अपने गेस्ट को बुलवाना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूँगी बहुत ही डिसेंट पर्सनैलिटी, और उन्होंने ह्यूमन राइट्स पे बहुत काम किया है, और ये उन्हीं का सजेशन था कि सभी तुम अपनी मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो में इस सेगमेंट को ज़रूर डिस्कस करो। ये सॉफ्ट अंदाज में ही करो, लेकिन ज़रूर करो, क्योंकि ये नहीं कि आपने दूसरे प्रोग्राम्स करते हो तो इसको आप पीछे ले जाओ। हो सकता है आपके सेगमेंट से, आपके प्लेटफॉर्म से
बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। तो हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर, बहुत ही डिसेंट पर्सनैलिटी और ह्यूमन राइट्स पे उन्होंने बहुत काम किए, जो है सैयदा फरजाना बर्नी और चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट्स की। प्लीज़ आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम फरजाना बाजी, कैसी हैं आप? आ जाइए। वेलकम, वॉर्म वेलकम आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को प्लीज़ प्लीज़ बैठे। अच्छा जी, हमारे और इनके बारे में और भी, ये स्टैंडिंग कमेटी है, कमेटी की चेयरपर्सन भी है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोरेंगी SVP है वहाँ की। अच्छा जी, हम साथ साथ वो बात करते रहेंगे। हमारे दरमियान एक और पर्सन भी मौजूद है, आई थिंक डॉक्टर फौजिया अभी थोड़ी देर में। अच्छा चले, इंस्पेक्टर जी हाँ, हमारी ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं और बच्चियों से जब हम देखते हैं कि हमारी बच्चियां जब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो जाती हैं और डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करने लगती हैं, तो देखते हैं कि आज उनका व्यू क्या है, क्योंकि उनके पास भी केसेस जब आते हैं, कुछ कंप्लेंट्स आती हैं, तो उनका क्या बिहेव होता है और वो कैसे उनको बताती हैं कि क्या क्या आपसे मिस्टेक्स हुई हैं। तो इस वक्त हमारे दरमियान इंस्पेक्टर सैयदा गजाला साहिबा, SHO दरख्शां। अस्सलाम वालेकुम मैम। नाइस नाइस, बहुत खुशी हुई आप यहाँ तशरीफ लाएं। प्लीज़ प्लीज़ बैठिए। अस्सलाम वालेकुम, बैठिए, तशरीफ रखिए। अच्छा जी, हम बात करें, आप देख रहे हैं इतने प्यारे प्यारे लोग, हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट हमारे दरमियान आ चुके हैं और हमारे दरमियान एक और बहुत ही डिसेंट पर्सनैलिटी, और वैसे तो वो पॉलिटिकल हम लोग उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे दरमियान जो मौजूद हैं डॉक्टर महफूज यार खान साहब, सीनियर एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप हमारे प्रोग्राम में, प्लीज़। बेहद मशकूर हूँ। नहीं थैंक यू सो मच, प्लीज़ बैठिए, तशरीफ रखिए। अच्छा जी, हम अपनी डॉक्टर फौजिया आ चुकी हैं, तो उनको भी मैं इनवाइट करूँगी, प्लीज़ आ जाइए मैम। असल में मैंने कहा कि हमारे गेस्ट आहिस्ता आहिस्ता जब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, प्लीज़ प्लीज़ हैव अ सीट। हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। अच्छा जी, हम लोग ये तो हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, लेकिन अभी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी, और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारी बेटी, और हम सबकी बेटी सांझी है। और आज हम डिस्कस करेंगे, कभी कभी कुछ लफ्ज़ होते हैं कहने को दिल करता है मगर कह नहीं पाते, लेकिन हमारे दरमियान एक और हमारे गेस्ट ने भी ज्वाइन कर दिया है, आसिम इश्तियाक साहब, ही इज़ अ समाजी कारकुन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, बात करें, मैं सबसे पहले फरजाना बाजी से बात करूँगी। आपने ह्यूमन राइट्स को भी लुक आफ्टर कर रही हैं, तो ज़ैनब का केस आपके सामने है, बहुत सेंसिटिव बात है। तमाम नाज़रीन प्लीज़, कोई भी बात हमसे कुछ आपके दिल पे गिरा गुजरे तो उसके लिए माजरत है, लेकिन आप हमसे ज़रूर शेयर करें, और कोई आपकी बात भी शेयर करना चाहे तो ज़रूर। अभी बच्ची के साथ हुआ, अभी टाइम गुजरा नहीं, उसके बाद भी मैंने देखा बहुत सारे केसेस हुए, तो क्या इम्प्लीमेंट हमारी गवर्नमेंट ने किया है और आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? पहले तो मैं सबसे पहले मेट्रो चैनल का शुक्रिया अदा करूँगी, सैफी साहिबा आप लोग आपने हमें बुलाया और इज़्ज़त अफजाई का मौका दिया। मुझे देखें, अल्लाह ताला की तख्लीक में बहुत खूबसूरत चीज़ें, हम कहते हैं फ़बी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जी, और उसकी तख्लीक में बड़ी खूबसूरत चीज़ बेटी बनाई है, जो एक बेटी है, बेटी के बाद जो है बहन भी है, बीवी भी है, बहू भी है, हर किरदार वो निभाती है, हर चीज़ वो जो है अपने अंदर समेट लेती है। माँ भी कह रही है वो भी सुन रही है, भाई भी कह रहा है वो भी सुन रही है, बाप कह रहा है वो भी सुन रही है, लेकिन बड़ी एक माँ बाप के लिए बच्ची रोल मॉडल होती है और बच्ची के लिए माँ बाप और उनके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, पड़ोसी भी जो होते हैं, वो भी बड़े आइडियल हो जाते हैं। ठीक है, आंटी की जगह खाला कहते हैं, जैसे आपने अपने बचपन का बताया, तो हम लोग को भी बड़ा याद आता है, ये रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं और बड़ा यहाँ दर्द होता है कि जब हम ऐसी खबरें सुनते हैं। आपने चूंकि मुझसे बड़ा तकलीफ ना राइट है कि नहीं, अभी भी बच्ची के साथ वो सब बात लगता है, भी रुका है कि नहीं रुका? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज ज़ैनब का केस हाईलाइट हो गया तो हमारे सामने है, उससे पहले कितने केसेस हुए, हाईलाइट हो गए तो ठीक है, वरना देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कारोकारी हो रहा है गांव में, यहाँ पे हो रहा है। ज़ैनब का मैं एक सवाल आप लोगों से खुद पूछती हूँ कि ज़ैनब का जब किस्सा हुआ और उसका DNA हो गया और सारी चीज़ें पता चल गई कि हाँ जी ये मुजरिम है, तो उसको इतना प्रोलॉन्ग करने की ज़रूरत थी ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर हमें पता चलता है अचानक कि जी केस जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल है काफ़ी अरसे के बाद जो है एक खबर आती है कि जी इमरान साहब को फांसी मिल गई।
तो वो इतनी कोई आसान चीज़ नहीं थी, बड़े दर्द और माँ बाप के लिए तकलीफ कुन बात है। चूंकि आज का मौजू ही हमारी बेटी है, तो वो मेरी बेटी के साथ हुआ ना, वो आप सबकी बेटी के साथ हुआ, तो आप लोग को कैसा फील हो रहा होगा। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि हम आज रैली निकालेंगे ज़ैनब मर्डर केस की, हम टायर जलाएंगे, तो आप आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाइए, वहाँ पे हो रही है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगी। तो काफ़ी देर तक वो लोग मुझसे पूछते रहे और मुझसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स के, नहीं आप बताएं आप पे क्या गुजरी सब चीज़ें, क्योंकि मुझ पे जो गुजर रही थी, जो एक माँ पे गुजरती है, उससे बदतर ही गुजर रही थी। क्योंकि मैं ऐसे केसेस देखती रहती हूँ, कहीं स्टॉप ओवर नहीं हो रहा है कि ज़ैनब के बाद, क्योंकि मैंने कहा मैं अभी टायर जलाना और ये ड्रामेबाजियाँ छोड़ दें, इम्प्लीमेंटेशन करें उसका क्या हुआ क्या नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो है आधा घंटा नहीं गुजरा था कि मर्दान में एक केस आ गया। ये सारे केसेस ये नहीं चल रहे आप एक दिन के अंदर। आपने ये केस की बात की ना, आप ये बताएं आपके पास दिन में कितने खवातीन के केस ऐसे आ जाते हैं या आपकी नज़र से गुजरते हैं? अच्छा, इसमें ऐसा है कि मैं तो मेल स्टेशन पे कमांड करती हूँ और मेरे अंडर कमांड जो है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है मेल ऑफिसर्स हैं। अच्छा, लेकिन मेरे पास लेडीज़ के केसेस भी आते हैं। तो लेडीज़ के केसेस, जैसे आपने अभी वो बच्चे वाला केस देखा होगा कि उसने अपनी बच्ची को मार दिया था, शकीला ने, जबकि उसने एमफिल किया हुआ था और ससुराल वालों ने उसको कह दिया कि जी ये पागल है। जब पागल कह दिया तो वो फिर पागल एमफिल कैसे कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस बच्ची को मैंने इसीलिए उसका केस भी लिया और ख़ुद उसकी मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी कि यहाँ तक पहुँच के भी वो अपना वो मकाम नहीं बना सकी माशरे में कि उसको अपनी बच्ची को अपने हाथ से मारना पड़ा और ख़ुद भी मरने के लिए तैयार थी कि मैं अपने आप को भी मार दूँगी। बात ये है कि गवर्नमेंट को इस सिलसिले में जो है सीरियस एक्शन लेना चाहिए इस पे, और कोई ना कोई इम्प्लीमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि अभी तक नहीं हुआ है। आप सिर्फ ज़ैनब का केस कह रही हैं, उसके बाद हज़ारों ऐसी बच्चियां हैं जो ज़ैनब की तरह हैं, लेकिन उनकी अभी तक केस परसू ही नहीं हुआ। देखिए जी, सुन रहे हैं कि गज़ाला बाजी कहती हैं, और आप एजुकेटेड हैं और महफूज यार खान साहब माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं। सर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने या इस पर कोई इम्प्लीमेंट्स नहीं किया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें वसाइल की कमी है। ओके, आप जब प्रॉपर रिसोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को, आपके हालात इतने ख़राब हैं कि आप पेट्रोल नहीं फराहम कर सकते हैं पेट्रोलिंग के लिए, आप रोड पर जो स्नैचिंग कर रहे हैं उनको नहीं रोक सकते हैं, तो ये तो छुपे छुपाए काम होते हैं ना कि बच्ची को अगवा करके ले गए, उसके लिए बड़ी तहकीक करना पड़ती है। मैं गज़ाला से जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो ये एक केस की इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ़ थी, डाका पड़ा था मेरे मोहल्ले में, तो मेरे पास फ़ोन आया बड़ी घबराहट का कि लेडी पुलिस भी आ गई है, क्योंकि आम आदमी तो जाता था। तो मैं जैसी था मैं जल्दी से उनके घर पहुंचा। तो ये अपनी गाड़ी में सामने से गुजरी, तो मैंने कहा कहाँ है पुलिस, तो इनको मैंने फ़ोन किया, इन्होंने काउंसलिंग किया, उस फैमिली को रिड्रेस दिया और थोड़ी सी मेहनत के बाद जियो फेंसिंग के ज़रिए ये डाकू वहाँ से पकड़ लाई लियारी से। अल्लाह, क्या बात है मैम। और मैं इसके लिए मैं इनका फ़ैन हो गया। अच्छा, गुड। नहीं, हम भी आपके फ़ैन हैं। मैंने पहली दफ़ा इस किस्म का केस हैंडल किया था 1978 में जी, नई नई वकालत शुरू की थी। मेरी एक बड़ी करीबी अजीज़ा, उनके यहाँ से मुझे मैसेज आया, उस वक्त फ़ोन तो होते नहीं थे, PTCL भी नहीं होते थे, कि जी वो बच्ची जो है रोड बन रहा तो उस पर गिर गई है, ज़ख्मी हो गई है, ब्लीडिंग नहीं ख़त्म हो रही है। ओके। खैर मैं गया, मैंने जाके मामलात पूछे तो पता ही चला सामने जो दूध की दुकान वाला है, एक दयूस आदमी बैठा था, उन्होंने कहा इसको ज़बरदस्ती ये दुकान में ले गया था और इसने इसको रेप किया है। वो बच्ची होगी मुश्किल से 11-12 साल की। अल्लाह। मैं फिर थाने गया, लियाकताबाद पुलिस स्टेशन जाके मैंने इसकी FIR दर्ज कराई। स्पेशल मिलिट्री कोर्ट में ये केस चला। ख्वाजा शफीक जो अब सेक्रेटरी रिटायर हो गए हैं जी, वो उस वक्त SDM थे। मार्शल कोर्ट का जो सिस्टम था उसमें एक जुडिशल अफसर और बाकी एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल, और हम चूँकि कंप्लेनेंट की साइड से थे, उसको पूरा केस चलाने के बाद एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद उसको मैंने फांसी की सज़ा करवाई। सर अच्छा डॉक्टर साहब, मैं
साइको यानी कि साइकी लोग होते हैं, या अब देखिए एक अड़ोस पड़ोस की बात है, आप समाजी कारकुन हैं इश्तियाक साहब, ठीक है। अब कितने ज़ैनब का तो ये वो बंदा खुद ही शामिल हो रहा था और वो अफसोस भी कर रहा था, तो कोई जज भी नहीं कर पा रहा। मैं जैसे आपने देखा स्टार्ट में मैसेज भी किया था कि पहले तो ये तो हम एक दूसरे के घर चले जाते थे, अब हमें अपनी बच्चियों को हमें यही नहीं बिलीव कि इसके घर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हमें यही सामने वाला बंदा तो अपना कुछ और प्रेजेंट कर रहा है ना। तो आप एज अ समाजी कारकुन आप क्या कहते हैं कि कैसा हो रहा है कि नहीं, राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? देखिए अभी एक्चुअली देखा जाए तो कोई राइट्स नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, यानी कि वो वैसे का वैसा ही है, वैसे ही कहानी चल और रही है। उसके बाद और जब मीडिया ज़्यादा उछाल देती है तो वो फिर नजरों में आते हैं तो वही कार्रवाई शुरू हो जाती है, भाई सब एक्टिव हो जाते हैं, पुलिस भी एक्टिव हो गई, जज भी सुनवाई करने शुरू कर दिया। यानी कि अब सब चीखो चिल्लाओ उसके बाद फिर उसके ऊपर ठीक है ना? इम्प्लीमेंट है, फिर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। इस पे अभी तक कोई अरे इसकी रीज़न भी है, मैं बड़ी हैरान कौन बात है, आप लोग सुन रहे हैं कि जब ये चीखो चिल्लाओ किया जाता है ना, ये जिनकी वजारतें होती हैं उनको अपनी कुर्सी जाने का गम होने लगता है, और फिर वो लोग एकदम सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा के बैठ जाते हैं और फिर चैनल कहते हैं सबसे पहले ये खबर हमने चैनल पे आके बैठेंगे, मजे से बातें करेंगे, अपनी पीआर जनरेट करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उसके कोई गम नहीं है, उनको फील नहीं है, कोई गम नहीं होता। अगर आप असेंबली में बैठ के देखें क्या होता है वहाँ पे, कोई जिक्र हुआ, कोई इम्प्लीमेंट की बात, अगर फॉर एग्जांपल हाँ जी उनके घर बाहर नहीं है, हकीकत में ये कोई वो नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं। वो आप एज अ मतलब क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर अगर मैं देखूं मेंटली लोगों का अब दिमागी तवाज़ुन इतना सिक हो चुके हैं दिमागी तौर पे कि देखें हम मीडिया को नहीं वो करते, हम किसी भी तरह से हम किसी को कसूरवार नहीं ठहराते। बेसिकली हमारे अंदर अपनी खुद एक ज़हनी बीमारी है जो हम माँ बेटी बहन को किसी भी तरीके से एक कहते हैं ना कि एक नशा ज़हनी बीमारी, हम किसी भी अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई एक लड़का आता है वो छोटी उम्र से मेंटली ऐसी चीज़ें क्रिएट या बच्चा कर रहा होता है तो पेरेंट्स जो है वो उसे दबा देते हैं, ठीक है, वो कहते हैं नहीं जी ये बात बाहर जाएगी कि जो हमारा बच्चा ऐसा, तो वो ऐसा सब बीमारी जो है बढ़ती है, और जब बढ़ती है तो हमारे माशरे के लिए ऐसे ही सबक आते हैं सामने। आप एज अ डॉक्टर है, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपनी बच्चियों को, छोटे बच्चों को, हमारी माँ को, जो हमारी वालिदा हैं उनको छोटे पहले तो कुछ और कभी ऐसी बातें होती नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल में उनको अवेयर करना चाहिए कि बेटा किसी के पास नहीं जाते, या हम लोग जैसे ये थोड़े से मैसेज देने चाहिए। देखिए हम जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो पहला स्टेज पहला सबक माँ होती है, बेशक, ठीक है, फिर वो स्कूल जाने के काबिल होते हैं। तब अगर हम माएँ अपने बच्चों को एक चीज़ सिखाएं कि बेटा कोई भी गैर बंदा चाहे वो ख़ानदान का हो, अपने बाप और भाई के अलावा गैर ज़रूरी बात करता है, गैर ज़रूरी आपको टच करता है, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। आप अपने एक माँ हैं, आप अपने बच्चों को बताएं कि गैर ज़रूरी टच करना, आपके शोल्डर को टच करना, आपको बेवजह टच करे तो आप अपनी मदर से शेयर करें, मदर से अच्छा दोस्त कोई नहीं है, ठीक है, आप हमें बताएं, इससे कि हम जो एक्शन ले सकते हैं, आई थिंक वो बच्ची तो कुछ भी नहीं कर सकती ना, जब वो हमें बताएगी तो हम उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई। बेसिक मैं एक मदर होने के नाते जब मेरी डॉटर छोटी थी तो वो स्कूल जाती थी, वहाँ इस्लामी एक क्लास होती थी, तो वहाँ अक्सर मौलवी साहब जो है वो बच्चों को गोद में बिठा के सबक पढ़ा रहे होते थे। तो मेरी डॉटर ने आके कहा कि मम्मा मौलवी साहब सब बच्चों को गोद में क्यों बिठाते हैं, ठीक है। तो मैंने दूसरे दिन प्रिंसिपल को जाके कहा कि क्या आया आपने क्लास में जाके कभी देखा कि वो मौलवी साहब, देखिए हम मौलवी साहब को एक तस्वुर लेते हैं कि सारे ऐसे नहीं होते, ठीक है, सभी ऐसे हैं, लेकिन आपको नहीं पता बिल्कुल माइंड किस तरह का है, ठीक है। वो बच्चियों को गोदों में बिठा के उन्हें गैर जरूरी टच करना, अब बच्चों को तो सेंस नहीं है, ठीक है, हमें तो समझ है, तो आया फौरी इस पर एक्शन लिया गया, उन्हें बाहर किया गया। तो जब मैं अपने घर में ट्यूटर, इससे कि मेरे माइंड में एज ए डॉक्टर मैं खुद इन चीज़ों को बहुत देखती थी, तो मेरे घर में जब ट्यूटर आता था तो मेरा माइंड ये होता था कि जी मैंने अपने बच्चों को अपने सामने पढ़ाना है, बेशक बेशक, ठीक है, एज ए मदर ना, कि मैंने फर्स्ट स्टेज अपने बच्चों को कारी साहब से लेके हर चीज़ अपने सामने, तो क्या चीज़ वो चीज़ मेरे बच्चों में रही कि यार नहीं ये चीज़ें आगे जाके जब वो बड़े हुए तो बाहर माशरे में निकले तो उनकी मेंटली पावर इतनी हो चुकी थी कि कोई भी इंसान गैर ज़रूरी बात नहीं कर सकता, ठीक है, कोई बंदा एब्यूज लैंग्वेज यूज़ करे तो उन्हें पता है कि क्या जवाब देना। ये बहुत अच्छी बात कह रही है। अच्छा फरजाना बाजी, ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि इस तरह मौलवी साहब ने किया,
फेसबुक पे भी आया, एक पुलिस के मतलब पर्सन ने उस मौलवी को पकड़ा और किससे उसने एक मदरसे में एक 6 साल के बच्चे के साथ, लड़के के साथ, तो जब उससे कमेंट्स लिए जाए कि भाई आपने ये क्यों किया, तो उसने कहा मेरे पे शैतान आ गया था। हाफिज कुरान आप हैं, आपके अल्लाह पाक ने आपको इतना मतलब मकाम बख्श दिया, आपके दिल में कुरान उतार दिया और फिर आपने उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। क्योंकि वो आपको पता है, वो जैसे माँ या बाप अपने बच्चों को जो भी कहते हैं वो सुनते हैं, तो मौलवी साहब जो कहेंगे वो बच्चा सुनेगा, ऊपर जाए वो वाले फ्लोर पे जाए, ये चीज़ लेकर आ जाए, वो बच्चा दौड़ दौड़ के जाएगा। तो आपने ज़रा सा भी फील नहीं किया? तो आप इस तरह के कभी आए केसेस आपके पास? जी जी, इस तरह के भी केसेस मेरे पास आए हैं जिनमें बहुत सारे ऐसा होता है कि मौलवी भी उसमें शामिल होते हैं। मौलवी हज़रात हैं, बच्चों को लेके घूमने के लिए सी व्यू की तरफ आ गए, वहाँ से फिर पुलिस ने पकड़ा, फिर इन लोगों के आपस में इंटरव्यू कराए, लेकर आए थाने पर। फिर उनसे पूछा कि भाई आप तो टीचर हैं, आप क्या सबक दे रहे हैं? तो वो ये, जैसे कि अभी आपने कहा कि जी मुझ पर शैतान आ गया, शैतान भी उस जगह पर जाता है जहाँ माल होता है, जैसे डाकू उस जगह पर जाता है जहाँ माल होता है, इसी तरह शैतान भी उस जगह जाता है जहाँ इल्म होता है कि उसको गाफिल करने के लिए। मगर इसमें उनकी भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, जो वहाँ पर मौलिम बन रहे हैं या जो वहाँ पर ये हासिल कर रहे हैं, अपना क्या कहते हैं हिफ्ज़ कर रहे हैं, उनकी भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। लेकिन आपके ऊपर किसी वक्त भी ये तो वो है ना कि जिसने कुछ पढ़ा नहीं हो, हम कहते हैं चले इसे तो पता ही कुछ नहीं था, जिसने कुरान का इल्म हासिल कर दिया उससे अगर ये गलती हो रही है तो फिर मैं बाकी कुछ कहने का राय नहीं। मैं कहना चाहती हूँ कि जो इस तरह के केसेस होते हैं ना, बियॉन्ड इमेजिनेशन, जिसके लिए हम कभी इमेज कर ही नहीं सकते कि ये ऐसा भी पॉसिबल है, उनके लिए सजाएं भी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन उन पे हम सजाएं ऐसी देते नहीं हैं। ये बात बहुत अच्छी है, सजाएं। हाँ जी, मैं तो कहती हूँ जिस तरह लोगों ने फेसबुक पे कहा, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, अब तो कोई चीज़ छुप ही नहीं सकती, तो वो कहते हैं ना कि इसको तो सरेआम, क्योंकि मैंने देखा ज़ैनब के फादर बाकायदा गए उसको देखने के लिए, उन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूँ इसे मरा हुआ और इसको फांसी होते हुए। उन्होंने उसको फांसी होते हुए तो नहीं दिखाया, लेकिन जब बाहर आए तो वो देखने गए। लेकिन मैं कहती हूँ उसको तसल्ली फिर भी नहीं होगी, कहते क्यों मेरी बच्ची के साथ, उसको उन्हें बहुत फील हो कि मेरे सामने शायद मैं इसको मार दूं, क्योंकि वाकई में वो बहुत उसने गलत किया। तो मैं तो कहती हूँ ऐसे किसी पर्सन ने किया होता ना तो वो उसको सरेआम पत्थर मारे, उससे सरेआम पत्थर मारे जाए, उसके लिए ताकि दूसरों को नसीहत हो जाए। उसके लिए हमारी मौजूद अदलिया ने स्पेशल कोर्ट्स तश्कील दिए हैं ताकि हेनियस क्राइम्स जो हैं उनका फैसला 8-10 दिन में या 15 दिन में हो जाए। हमारा चूँकि निज़ाम कानून का ऐसा है जिसमें आदमी को इतनी चीज़ें मिल जाती हैं कि जब तक केस एविडेंस पे आता है उस वक्त तक तमाम एविडेंस ज़ाय हो चुकी होती है या गवाह भाग चुके होते हैं रोज़ के तलवी से, और वो जो आईओ जो है वो भी तब्दील हो चुका होता है। तो प्रॉपर प्रोसिक्यूशन के लिए जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, हालांकि हमारे बहुत सारे वकील इसके ख़िलाफ़ हैं, मैं इसकी हिमायत करता हूँ, जहाँ पाकिस्तान बार काउंसिल इस पे उसका कोई वाक़िफ़ हो, ताकि इस किस्म के केसेस का हफ्ते 10 दिन में फैसला हो, जैसे मिलिट्री कोर्ट्स में होता था, और वो सरेआम इनको फांसियाँ दी जाएं, लटकाया जाए। उसके बगैर माशरे से आप इस किस्म के जो मुजरिम हैं, और मैं एक और चीज़, ये नफ्सियाती मरीज़ नहीं होते हैं, इनके देखिए बहैसियत एक आदमी के मुझे पता है जी कि ये कोई बीमारी नहीं है। ओके, अगर आपको अपनी ज़ात पे कंट्रोल नहीं है, ये बीमारी है। आप जब ये समझते हैं कि मैं ये काम करके आगे बढ़ जाऊंगा और मुझे कोई खौफ नहीं, तो आप कितने लाहौल पढ़ लें, वो शैतान आप पे सवारी रहता है। अच्छा, इसकी एक और भी वजह, अभी आपने कहा ना कि ये तो कोई बीमारी नहीं है। आप मैं सऊदीया गई, ठीक है ना, और मैं वहाँ मेरा जाना हुआ और मैंने देखा कि ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए हुए ना, कोई पत्ता इधर से उधर नहीं हो सकता। आप यकीन करें, अगर आप ड्राइव करें ना तो एक मतलब बनी हुई ना बॉर्डर खींचा हुआ है, पट्टी सी बनी हुई है, आप उससे क्रॉस नहीं कर सकते, आपके दिल में इतना खौफ है। कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। हज़रत उमर फारूक ने अपने दौर में, उस दौर में भी रूल्स थे, राइट्स थे। सर मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही। उस वक्त भी यानी कि निज़ाम अदल जो है खुलफाए राशिदीन के ज़माने से ही शुरू हुआ और उन्होंने वेलफेयर स्टेट बनाया। अब आज हम मक्के मदीने की वेलफेयर स्टेट की तो बात करते हैं, लेकिन उसके बुनियादी उसूलों पे अमर पैरा नहीं है। बुनियादी उसूल यह है कि हम अपनी ज़ात पे इस्लाम को नाफिज करें 5 फीट 2 इंच पर, किसी कानून के ज़रिए नाफिज नहीं होगा। हम इबादत गुजार हों, अगर गंडेदार तरीके से ही पढ़ते हैं तो कम से कम दिन में एक दफ़ा तो सरबा सुजूद हो, ताकि आपका अंदर का जो इंसान है वो तहारत में हो।
इन्होंने ये जैसे मैंने कहा ना सऊदीया में ऐसे कि वो दुकानें छोड़ के उनको पता है यार चोरी करेंगे तो हाथ कट जाएंगे। अगर हमें ये पता हो कि जिसने ये किया है उसको तो सब पत्थर मारने आएंगे और उसकी और मतलब एक वैल्यू सारी उसकी फैमिली भी एक डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर सबको पता चलेगा इस पर्सन ने इतना गलत काम किया है तो उसको बदनामी का कितना डर होगा। तो कम से कम मैं तो कहती हूँ इस तरह होना चाहिए। मिसालें देते हैं, हम मिसालें देते हैं और हम कहते हैं कि दुबई में जो शख्स है वो कितना पंक्चुअल है, सुबह यानी 7 बजे उठता है, बच्चों को छोड़ता है, ऑफिस जाता है, या वहाँ पे जो है ये सिस्टम है। क्या मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान से प्यारा मुल्क है, हमारे वतन से ज़्यादा प्यारा कोई मुल्क है? अमेरिका हो गया, सऊदी अरब हो गया, जहाँ की आप मिसाल दे रही हैं, क्योंकि देयर इज़ अ सिस्टम। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, आपका सिस्टम नहीं है, वहाँ पे हाथ काट दिए जाते हैं। मुझे भी मालूम है कि अगर मैं गई और कोई चीज़ उठाई तो मेरे हाथ कट जाएंगे, तो तौबा है। तो इसी तरह से जब ज़ैनब के कत्ल का आया हमारे सामने, यानी वो घूम फिर भी रहा है, सबको पता भी चल रहा है, सारी चीज़ें ठीक है, टाइम लगता है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता कि फांसी की सज़ा देखें, फांसी होती रहेगी। ये चीज़ मेरा ख्याल है, मैं 8th क्लास में थी जब बुशरा नाम की लड़की का जो है फर्स्ट टाइम बोरी के अंदर वो टुकड़े लाश वगैरह, ये तो हम लोगों को अम्मी ने। अच्छा जी फरजाना जी अपने बात कंटिन्यू करनी है। जी नाज़रीन अभी थोड़ा ब्रेक का टाइम है, हम ब्रेक के बाद फौरन आते हैं। हमारी बेटी सेगमेंट चल रहा है, छोटी सी लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मॉर्निंग शो में आज बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है। हमारी बेटी और फरजाना बर्नी साहिबा जो है वो गुफ्तगू कंटिन्यू में चाहूँगी आप कीजिए। आप बात कर रही थी, मैं बता रही थी आप सबको कि जब मैं 8th क्लास में थी तो हमने पहला केस ये अपने घर में, क्योंकि मरहूम मेरे बड़े भाई मुमताज़ बर्नी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो एकदम से ये हुआ कराची में कि क्योंकि ये एक अनहोनी चीज़ थी। अब तो ये मैं सुबह शाम सुनती हूँ जी, वो पहली ज़ैनब थी। अच्छा, वो पहली ज़ैनब थी, बुशरा नाम था, और बोरी बंद लाश करके उसको घर के बाहर जो है वो माँ ढूंढती रही पूरे मोहल्ले में, सब जगह। तो अब अगर उस वक्त ये आ जाता इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे निज़ाम में भी ये चीज़ें, हमारे मजहब में भी ये संसार करना, ठीक है, उसकी सज़ा अगर उस वक्त मिल जाती तो आज ज़ैनब का केस ज़ैनब महफूज होती। ज़ैनब जैसी वो बच्चियां जो चलें, मैं कहती हूँ अवेयरनेस क्लासेस भी दे दें, काउंसलिंग भी करते हैं। मैं भेजती हूँ डॉक्टर फौजिया के पास, मैं गजाला से डिस्कस करती हूँ, मैं महफूज या खान साहब से जो है डिस्कस करती हूँ, हम लोग मिलके केसेस वगैरह करते हैं। आप मुझे बताएं कि चलें ठीक है, अगर अवेयरनेस भी देते हैं, बच्चों को समझा भी देते हैं, बच्चियों को भी बता देते हैं अच्छी बुरी बात, टच और अनटच की, तो क्या 6 महीने की या 8 महीने की बच्ची को क्या समझाएंगे? अल्लाह, इतना बड़ा शैतान आ जाता है। क्या उनकी औलादों पे उनके लिए शैतान नहीं आता? जैसे गजाला बताएंगे आपको, इतना सेंस तो है उन्हें, इतना सेंस कि बाहर वाले उस पे शैतान आ रहा है, अपने घर के बच्चों पे आ जाए ना शैतान। तो अपनी बच्चियों को तो हम समझा सकते हैं, यहाँ तक कि इतना हो गया कि सगे रिश्तों में भी अब हम अपनी बच्चियों को नहीं भेजते कि रुकना नहीं, रहना नहीं, यहाँ नहीं जाना। इतनी हमने पाबंदियां कर दी हैं। हम ये नहीं कहते कि पहले का ज़माना ये था, नहीं, ज़माना वही है, घर के माहौल होते हैं, ठीक है, घर का माहौल होना चाहिए। माँ और बेटी में कम्युनिकेशन गैप बढ़ गई है, और थोड़ा सा ये मैं जो है तो इसमें ये हो गया कि जदीद टेक्नोलॉजी ने हमारे स्पेस कम कर दिया, स्पेस हो गई, स्पेस। अच्छा, ये जैसे डॉक्टर साहब आपने सुना कि पहले होता था हम अपने घर मामू के घर में या कई रिलेटिव शादियों में 4-4 दिन के लिए पूरा पैकेज होता था, हमने रुकना है। अब वो बात ही खत्म हो गई है। बात अभी आई कि ये बीमारी नहीं है, बात ये है कि ये तो वो लोग हैं जो बाहर के। कभी हमने ये देखा कि हमारी अपनी फैमिली में बच्चों के साथ कितना मिसयूज हो रहा है। हमारे पास तो वो केसेस भी आते हैं जहाँ मामू, चाचा, भाई, बाप अपनी बेटियों के साथ मिसयूज कर रहे हैं। वो चीज़ तो सरेआम आती ही नहीं है, वो मीडिया पे भी नहीं आती। वहाँ माएँ बेटियाँ खुद खामोशी से अपनी इज्जतों को वो करने के लिए, अगर हम बात जाके कहेंगे कि हमारे भाई ने हमारा मिसयूज किया, हमारे चाचा ने हमारा मिसयूज किया, कि मामा ने, तो ये वो बातें हैं, ये तो बातें सरेआम आती भी नहीं है, क्योंकि इसमें खानदान के खानदान बदनाम होते हैं, इसमें सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मेरी पर्सनली मेरी मेड जो मेरे पास काम करती थी, उससे मेरी जब बात, तो अमूमन वो बड़ी
डिस्टर्ब रहती थी, तो मैंने कहा यार तुम्हारी एक फैमिली, तो उससे जब मेरी बातचीत हुई तो उसने मुझे कहा कि मैडम मैं हर चीज़ से डरती हूँ। वो अपनी बेटी को साथ लाती थी, वो एक सेकंड के लिए बेटी को इधर से उधर हिलने नहीं देती थी। तो मैंने कहा यार उसे उस कमरे में काम करने दो, मैं खड़ी हूँ। नहीं बाजी ये मेरे साथ खड़ी रहेगी। इतनी डरी क्यों कि उसके फादर ने उसके साथ मिसयूज किया, और वो फादर स्टेप फादर नहीं था, वो रियल फादर, ठीक है। तो हमारे गांव देहातों में बेटियों के साथ वो मेंटली सिक नहीं है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं ना कि वो बाहर का बंदा था, उसने अपनी हवस पूरी कर रहे हैं। सिंपल इज दैट। यहाँ तो ऐसी बेटियां भी हैं जो घर में हैं और वो निशाना बन रही है हवस का, और फिर भी वो आवाज़ नहीं उठा सकती। वो केसेस नहीं आते, वो सारे आम नहीं होते, लेकिन जब हम उन्हें ढूंढते हैं तो हमें अफसोस होता है कि इनके लिए तो कोई आवाज़ ही नहीं उठा सकता, इसलिए कि ये खुद नहीं बता सकते। या हम जैसे अगर कभी टकरा गए तो हमें ये पता चला कि यार दुनिया क्या कर रही है। ये तो वो रिश्ते हैं जिन पे हम कभी सोच भी नहीं सकते। आप क्या कहना चाहेंगे इश्तियाक साहब? बात कीजिए, आप भी सामाजिक कारकुन हैं, क्योंकि मैं चाहूँगी आपको इतनी खवातीन बात करें। आप जी बात कीजिए। आप बिल्कुल, आप डॉक्टर फौजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग भी कुछ अभी लास्ट एक प्रोग्राम में गए थे, हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे भी काफ़ी ऐसे वाक़यात हुआ सुनने में आए थे, जिसमें हमने कुछ बात की थी कि हम वकीलों के साथ सबके साथ बैठ के कि इनको किस तरह किया जाए। बात वही है कि अरेस्ट कंप्लेन आई, अरेस्ट हुए, थोड़े दिन बाद मैटर चला, किस्सा ख़त्म हो गया, बंदा रिलीज हो गया, नहीं चला था। कुछ केसेस ऐसे थे कि जो केस चल रहे हैं, बंदे बंद हुए में, केस चले जा रहे हैं, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। मैं सिंपली कहूँगा कि गवर्नमेंट से हमारी अपील है, हम सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, कि इस पर स्पेशली इम्प्लीमेंट किया जाए इस तरह के वाक़यों के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये होना चाहिए कि ये वाक़या हुआ उसके बाद ऑन स्पॉट पनिशमेंट उसकी होनी चाहिए, चाहे उससे मौत हो, फांसी दें, उसी टाइम हो, यानी कि उसके ऊपर फौरन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मैं यही कहना है, देखिए जब तक हमारा स्ट्रिक्ट रूल, जैसे अभी कहते हैं जैसे शादी में आपका स्ट्रिक्ट है, बजट के ऊपर कितना एक्टिव हुए हैं हम, अगर कहीं कर्फ्यू लगा देते हैं तो सब बाउंड हो जाता है, अगर कहीं फौज खड़ी हो जाए तो इसके ऊपर क्यों नहीं करते? सबकी बेटियां सांझी हैं, हम सब। देखिए जैसे सऊदी में आपने बताया जैसे स्ट्रिक्ट है कि बंदा घबराता है, इतना सीरियस क्यों नहीं हो रहे? इतना सीरियस यहाँ पे भी हो जाए तो मैं ख्याल ये चीज़ें रुक जाएंगी। जी जी, अपने इस प्रोग्राम सुप्रीम कोर्ट से ये अपील कर रहा हूँ और बार बार करता रहता हूँ कि वो तमाम जुडिशल मजिस्ट्रेट्स को जी और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को ये डायरेक्शन दें, इस किस्म के केसेस आएँ तो उनकी लिमिटेशन 1 महीने हो, और उस 1 महीने में प्रोसिक्यूशन अपना रोल अदा करे। अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि डीएनए वगैरह, और यहाँ पर डीएनए के लिए पाकिस्तान में लेबॉर्ट्री बनाई जाए, ठीक है, जो बनी हुई है, सिर्फ फंड्स ना होने की वजह से वर्किंग नहीं है, ठीक है। और वो जो 2-4 और टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो एसएचओ साहब बताएंगे। कॉलर है, बात कर लें, एक कॉलर से बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, उसमें भी टाइम नहीं खर्च होता है। देखो हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं उमर फैसलाबाद से। जी जी, कौन बात करें? उमर फैसलाबाद से। अच्छा उमर, आप क्या मैसेज है? वो मेरा आपने कल इनाम का तो कभी तो। अच्छा, एक मिनट, मैं तो इनका नंबर प्लीज याद से, इनका कॉल आ गई। अच्छा, इनका नंबर नोट कर लीजिएगा, ठीक है? इनका नंबर नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, सॉरी क्या नाम है, आप भूल जाए, गजाला वजी, तो उधर से कॉलर। हाँ जी, गजाला वजी, ये बताइए कि इन्होंने जिस तरह कहा कि हम इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि रूल्स को 1 महीने के अंदर डू एंड डाई फैसला हो जाना चाहिए? फौरी अदालतें कायम करनी चाहिए, ओके, और ही उस पर एक्शन ले सकें। जब आपको एक बार डिक्लेयर हो गई कि ये मिसहैप हुआ है, उसी वक्त फौरी नौयत की अदालतें हों जो फौरी फैसला कर दें। इस तरह से लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमें इस तरह के अगर काम करेंगे या इस तरह के उसमें इन्वॉल्व होंगे तो फौरी ही हमें सज़ा मिल जाएगी और सारी दुनिया उसको देखेगी। तो ऐसी कोई नोटिस लेना चाहिए गवर्नमेंट को कि इस पर फौरी तौर पर अदालतें बनाई जाए, फौरी एक्शन ले सकें। सही है। मैं बिल्कुल आईजी साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि इस किस्म का जब भी कोई किसी थाने में कोई आदमी एफआईआर दर्ज कराने आए तो बगैर किसी हीलो हुज्जत के एफआईआर तो दर्ज कर लें जी, और अगर एफआईआर झूठी है तो उसको 182 में 3 साल की सजा है अगर गलत एफआईआर वो दर्ज कराता है। उसमें ये होगा कि ये जो गरीब लोग और माशरे के सताए हुए लोग थाने के करीब से गुजरते हुए डरते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन का एहसास होगा और मुजरिमान को ये एहसास होगा कि उनकी पकड़ करीब है।
अच्छा कितना इजी समझते हैं, जरा बताओ 5 साल की 4 साल की बच्ची सोच के फरजाना बाजी, कितनी फिर वो 6 frustration महीने कहाँ की तक है। बच्ची बिल्कुल। फिर जाके उसे कचरे पे फेंक देते हैं। बिल्कुल। वो खुदा के बंदो, तुम लोग, अल्लाह पाक तुम्हारे दिल में क्या ऐसी चीज है कि तुम कुछ थोड़ी सी अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते? मेरा कि यही कहना इतनी है सी यहाँ लज्जत पे मिलेगी। बड़ी माजरत के साथ इतना यही बड़ा कहना गुनाह है कि इतना गुनाह बड़ा कबीरा गुनाह से भी अजीम बड़ा है है, तो गुनाह कि कबीरा है। चलें ठीक है, बड़े बिगड़ गए, आजकल हालात ख़राब हैं, आजकल हालात ऐसे हैं, लेकिन बच्चियों को जो है ना सेव करने की, यानी कि माँ समझा देगी, लेकिन दूध पीती हुई बच्चियों को क्या समझाएंगे? बाजी आपके कॉलर हैं, आपके स्पेशल। या हेलो please। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम सैदी, कैसी याहिया बात कर रहा हूँ। याहिया कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मैं यही सोच रही थी। पहले सारे मौजूद मेहमानों को सलाम हो। हमारी पुलिस ऑफिसर को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये वो मिसालें हैं कि हमारे माशरे में कौन कहता है माशाल्लाह पुलिस में है, अच्छी पोस्टों पे है, पायलट है। तो अल्लाह का शुक्र है कि औरतों को आज अगर आप मेडिकल कॉलेज में सावी देखिए ना, तो डॉ मेडिकल के अंदर इस वक्त 80% लड़कियां हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि ऐसा नहीं है कि हमारे माशरे में। और मैं मेरा सिर्फ ये कहता हूँ कि औरतों की रेस्पेक्ट, अगर कोई औरत जॉब कर रही है आप उसके साथ खुली के तो उसकी रेस्पेक्ट करना सीखें। जाहिर बात है आप रेस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। ये बहुत जरूरी है माशरे में रेस्पेक्ट देना औरतों को। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी अपनी बेटी हो या बेटा हो, जो भी हो, लेकिन एक बहैसियत मुसलमान, एक इंसान, हमें चाहिए कि अपनी औरतों की इज्जत करें ताकि वो माशरे में आगे हमारी सपोर्ट से बढ़ सके। अच्छा, दूसरे महफूज खान साहब बैठे हुए बहुत बड़े पुराने पॉलिटिशियन है, बड़े सीजनड आदमी है, बहुत मतलब ये इनका तजुर्बा है और इनका एक एक्सपीरियंस है। मेरा जो सवाल है सैदी इन सबसे ये है कि देखिए हमारे यहाँ माशरे में बहुत सारी चीजों को बहुत नेगेटिव भी दिखाया जाता है। अगर हम वेस्ट को फॉलो करेंगे तो वहाँ इससे ज्यादा औरतों पर तशद्दुद है, इससे ज्यादा अगर फॉलो देखा जाए। मेरा कहने का मकसद है कि हम अपनी कुछ पॉजिटिव चीजों को क्यों नहीं उजागर करते। आप मुझे देखें, मैं आपको दिल्ली इज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, वहाँ जो है औरतों का इससे ज्यादा होता है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा कोई वाकया होता है उसको इतना हाईलाइट करके बताएं जैसे पूरा माशरा ही हमारा है सर। तो मैं इस बारे में लोगों की इन सब की राय जानना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच याहिया। जल्दी बात की, कम टू द पॉइंट। जी सर, क्या करेंगे आपकी तरफ में? मैं बहुत याहिया की बात से इत्तेफाक करता हूँ जी, और इसकी अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है और लोगों को अपने बुनियादी हुकूक का इल्म नहीं है। बेशक मीडिया को ये चाहिए कि इस किस्म की जो तशहीर है वो लाइन जारी कर दें, अपना बजाय इसके कि तस्वीरें पेश करें और पूरे दिन चलाते रहें। इसमें कैमरा के बड़े रूल्स हैं, लेकिन अब उन्होंने लाशें दिखाना छोड़ दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस किस्म की सनसनीखेज खबरों से बच्चे भी मुतासिर होते हैं। मैं आपसे अपने घर की बात बतलाऊं कि मेरी बेगम साहिबा ये कहती थी कि अल्लाह ताला बेगैरतों को लड़की नहीं देता है। अल्लाह। तो मैंने कहा बीवी हमारे 2 बेटे हैं, कहने लगी कहीं ना कहीं अल्लाह मियाँ को कोई बात नागवार गुजरी होगी। सही। फिर दूसरा वो ये कहती थी ड्राइवर के साथ लड़की तो कुजा, बच्चे को भी स्कूल ना भेजो। अच्छा। अपने साथ बिठाल के भेजो, क्योंकि करप्शन की जो इब्तिदा होती है वो खानसामा से, ड्राइवर से और मासी से होती है। आपके बच्चों को वो इतने दहशत ज़दा कर देते हैं उनको कि वो कुछ नहीं बता सकते, नहीं बताते। ठीक है। और जो डॉक्टर साहबा ने जो बात बताई, मेरे इल्म में है कई केसेस जहाँ भाई ने बहन के साथ, बाप ने बेटी के साथ, और ये दास्ताने मतलब दास्ताने नहीं है, ये रियल फैक्ट्स हैं। आपको माशरे में ऐसे आदमी को पकड़ के वहीं पर मुंह काला करके उसको इतना जलील किया जाए, और जो कोई स्नैचिंग वगैरह कर रहा हो तो अगर सज़ा 6 महीने की है तो उसकी उंगली एक ज़रूर काट दी जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो चोरी की है, इसने चोरी की है, जुर्म किया है, तो माशरे में उसको सामने नज़र आ जाए अपना। तो मैं तो इसके कायम हूँ। लेकिन मैं यहाँ क्राइम कंट्रोल सेल चलाता था चीफ मिनिस्टर हाउस में 134, और वो 3 मिनट में पुलिस मोबाइल जाए वक्त वहाँ पे पहुँच जाती थी। तो एक हमने सिस्टम बनाया हुआ था, एक सीनियर एसएसपी हमारे पास होते थे और वो उसको मैनेज करते थे। वो सिस्टम क्राइम कंट्रोल सेल चीफ मिनिस्टर हाउस इतना पॉपुलर हुआ, अब पूरे पाकिस्तान में 15 हो गया है। अभी भी 15 जो है आप फ़ोन करें आपको पुलिस मोबाइल पहुंच जाएगी। लेकिन पुलिस मोबाइल कैसे पहुंचेगी जब आपने उसको फ्यूल ही नहीं दिया है, जब आपने उसको पेट्रोल ही नहीं दिया है। वो अगर किसी से रिक्वेस्ट करता है, मैंने फ़ोन किया, मेरे घर पर आए, अभी वाक़या हुआ था,
तो अगर वो मुझसे रिक्वेस्ट करते कि सर इसमें वापसी का फ्यूल नहीं है, तो आम आदमी करता, लेकिन लोग ये समझते हैं रिश्वत मांग रहे हैं। रिश्वत मांग रहे हैं, बिल्कुल। आप अगर उनको खड़े होके उनकी जवामर्दी पे तारीफ करें, चाय पिलाएं। मैं रास्ते में गुजरता हूं तो जितने ये सफेद कपड़े पहने ट्रैफिक के जो अफसर, मैं सलाम करती हूँ, मैं आपको पहले मैं सलाम करता हूं। मैं रैली में कभी ना ट्रैफिक और जो यूनिफॉर्म पर्सनल्स जो हैं उनको हम इतनी इज्जत दें कि माशरे को पता चले कि हमारे यहाँ एक सफाई की, एक फौजी की, एक कानून नाफिज करने वाले इदारे की अगर हम इज्जत करेंगे तो मुझे कोई रोकता है, मैं गाड़ी से उतर के तलाशी देता हूँ। ये गजाला बैठी है, एक दिन एक डीएसपी साहब खड़े हुए थे, उन्होंने मेरी गाड़ी को रोका। मेरा गार्ड जो था बगैर यूनिफॉर्म के था तो उन्होंने कहा कि जी आपका ये गार्ड बगैर यूनिफॉर्म के है, लिहाजा आप जाके थाने में बयान रिकॉर्ड कराएं। तो उसको उतार दे। मैंने कहा नहीं, ये मेरी गाड़ी में रहेगा, आप अपने सिपाही को मेरी गाड़ी में बैठा दें। मैं आगे बढ़ा तो मेरे ड्राइवर ने कहा सर SHO साहिबा खड़ी हैं। मेरी इनकी नई नई जो सलाम थी, तो मैंने गाड़ी इधर, मैंने इनसे कहा कि मैडम स्टेटमेंट यहाँ रिकॉर्ड कराऊं या थाने चलूं? डीएसपी साहब दौड़ते हुए आए, उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा नहीं आप जाइए। मतलब मुझे इतना ये एहतराम हर शहरी को करना है। बेशक हर शहरी को एहतराम करना चाहिए। टाइम जिसे कहते हैं ना बस ख़त्म हो गया है, लेकिन गुफ्तगू इंशाल्लाह ताला हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी भी बातें रह गई हैं और जब तक इंशाल्लाह ताला हम करते रहेंगे अपने मॉर्निंग शो में इस टाइप की या इस तरह के सेगमेंट्स को डिस्कस करते रहेंगे जब तक उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ जल्द से जल्द ऐसा इम्प्लीमेंट करें कि जल्द से जल्द अगर डिसीजन होंगे तो ये क्राइम्स नहीं होंगे। थैंक यू फरजाना बाजी, थैंक यू गजाला बाजी, फौजिया बाजी, थैंक यू एंड इश्तियाक साहब एंड महफूज साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन थैंक यू सो मच जी। जाने का टाइम हो गया है, ब्रेक लेते हैं, लेकिन इसके बाद एक और सेगमेंट है हमारा हेल्थ का। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और हम आपकी जिस तरह गुफ्तगू करते हैं तो हमारे मॉर्निंग शो में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं और हर कोशिश करते हैं कि हर तरह की यहाँ पे गुफ्तगू हो, आपके रेलेवेंट आपसे रेलेवेंट हो और आपको कोई इससे इस प्रोग्राम के थ्रू कुछ मैसेज मिल सके, अवेयरनेस जनरेट हो। तो एक मैं जब मेरे पिछले फ्राइडे को भी जो प्रोग्राम हो रहा था तो हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट मौजूद थे और मैं जब मैं उनके बारे में पढ़ने लगी तो मैंने देखा कि ऑलराउंडर है, यानी कि ऑलराउंडर इट्स मीन कि वो तिब्बे नबवी में उन्होंने कोई भी ऐसी डिजीज़ है जिस पर ना अपनी जैसे कहने हासिल की हो, मुझे उर्दू का वर्ड बड़ा मुश्किल कभी कभी लगता है, कमांड हासिल, मैंने इंग्लिश में कह दिया, उनकी कमांड है। और माशाल्लाह हर चाहे शुगर हो, चाहे ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हो, अर्थराइटिस जिसे बोलते हैं हमारे हड्डियों का प्रॉब्लम्स है, इसके अलावा आँखों का है, बालों का है, स्किन का है। स्किन उनकी अपनी बड़ी ग्लो करती है, तो वो तो मैं भी पूछती रहती हूँ। आपका लिवर प्रॉब्लम है, तो यानी कि मैंने कहा ना कि वो बहुत तिब्बे नबवी में ऑलराउंडर है। अभी मैं उनकी तरफ चलती हूँ, खुद ही पूछ लीजिएगा कि मैं सही कह रही हूँ और वो भी बताएंगे मैं सही कह रही हूँ कि गलत, या कुछ इसमें अभी भी कुछ कमी है तो वो इसमें ऐड करेंगे। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं बहुत ही सीनियर, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही प्यारे, बहुत ही हम्बल प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आबाओ अजदाद इसमें शामिल हैं आपके? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे जो परदादा थे उनका नाम था मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी। मसीहुल हिंद उनका टाइटल था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको दिया था। और वो हकीम अजमल खान के उस्तादों में थे। इसी तरीके से मेरे जो दादा थे हाजिकुल हिंद हकीम सैयद जफ़र याब अली शाह देहलवी, ये 7 रियासतों के मौलिज थे, जिसमें हैदराबाद, दक्कन, मालिरकोटला, इसी तरीके से लोहारू स्टेट और जूनागढ़। हाँ नाम जी जी। तो ये रियासतें 7 रियासतें थीं जिसमें उनके वो शाही तबीब थे। और मेरे परदादा ने मलका विक्टोरिया का इलाज किया था लंदन में जाके। अभी भी बकिंगम पैलेस में मेरे परदादा की कद आवेज़ तस्वीर मौजूद है। मेरे वालिद हकीम सैयद जफ़र अस्करी तबीबुल असर आपका खिताब था, शायर थे, अदीब थे, सहाफ़ी थे और लाहौर में आपका बेस था। मैं कराची आ गया और मैंने कराची में मैं नवाब ऑफ जूनागढ़ का रॉयल फिजिशियन भी हूँ,
और इसी तरीके से अमायदीन सल्तनत का जो है शाही तबीब हूँ, मगर मैं गरीबों का इलाज भी इसी तरह करता हूँ जिस तरह उनका करता हूँ। तो मैंने अमेरिका से क्वालिफाई किया, हिकमत यानी हर्बल साइंसेस में किया, इसी तरह एमडी किया डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, स्टॉकटन से मैंने बाकायदा किया। तो इसी तरह एनएमडी किया डॉक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन में भी मैंने वहाँ किया, डीडी डॉक्टर डिवाइन पीएचडी हर्बल साइंसेस में किया माशाअल्लाह। और 17 साल मैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, पैसिफिक यूनिवर्सिटी, स्टॉकटन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सल लाइफ यूनिवर्सिटी, 7 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ाया भी है। और मेरा टाइटल जो है प्रोफेसर ऑफ 7 यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका से मिला कि भाई खुद 7 यूनिवर्सिटीज़ को एजुकेट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे लोग पूछते हैं कि आप अमेरिका से यहाँ क्यों आ गए, तो मैं कहता हूँ कि देखो बात सुनो, बात यह है कि माँ जो है उससे छोड़ नहीं सकता। ये धरती, ये मुल्क मेरे मोहब्बत है, बड़ी बात है, बड़ी बात। हमने मुहिब वतन, मुहिब कौम, मुहिब इस्लाम होने की हैसियत से हम जहाँ भी गए हैं अपने वतन का, अपनी कौम का, अपने मज़हब को हमने आगे बढ़ाया है। और तिब्बे नबी पर मैंने वर्क किया, बहुत सारे इमराज पर मैंने वर्क किया, जिसमें कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर, इमराज क़ल्ब, जोड़ों के और मोहरों के जो प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह ख़वातीन के हार्मोनल सिस्टम हैं उस पर वर्क किया है। सिस्ट का बहुत ज़्यादा ख़वातीन में होता है, जो फिलिपियन ट्यूब्स और यूट्रस की सिस्ट होती है, उस पर भी हमने काम किया। तो बहुत सारे बच्चों का कद है या वेट है, वेट लॉस का मामला है, उसमें बड़ी कमांड रही। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा आप मैंने कहा ना, जब मैंने नाज़रीन से, इसीलिए मैं इनसे ज़्यादा लंबा इंट्रो क्यों नहीं करती, मैंने कहा इतना इनके बारे में जो, क्योंकि कहते हैं नस्ल दर नस्ल आपका चल रहा है, आबाओ अजदाद से चल रहा है, तो माशाल्लाह जब बात करने लगो तो वो आपके देखे कितनी देर से आप बताए जा रहे हैं कि ये है वो है, तो वो ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे मुल्क के जो है इतने आप टैलेंटेड पर्सन हैं हमारे मुल्क में मौजूद हैं जो आप हर्बल पे काम करें। और एक और बात मैं बता दूं इनको कि ये किसी और भी जो है, चाहे होम्योपैथिक हो या क्या नहीं एलोपैथिक हो, इसको बुरा भी नहीं कहते, कहते सबका अलग अलग काम है और सब अपने अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ये हर्बलिस्ट है लेकिन इनकी नॉलेज उनसे भी रेलिवेंट है। बात ये कहूँगी कि आपके पास ज़्यादा पेशेंट जो है वो किस क्राइटेरिया के लोग आते हैं? मुझे सारे क्रॉनिक डिजीज पेशेंट्स आते हैं। ओके, ठीक है। जिसमें खास तौर पर शुगर, इमराज क़ल्ब और कैंसर के पेशेंट्स बहुत आए हैं। इस तरह ख़वातीन की इमराज बहुत सारे आते हैं। जिल्द, वो आपने जिल्द की जिक्र किया तो हमेशा आप मेरी स्किन को, वाह, एक बार आपके कॉलर ने कहा ना कि मैं देखने आना चाहती हूँ आपकी स्किन क्योंकि होस्ट ने कहा कि इनकी स्किन, और वाकई में नो डाउट इनकी स्किन बड़ी शाइन करती, इतनी तो मेरी भी नहीं करती। अगर मैं वॉश करूँ मुँह तो मेरा भी नहीं इतना फेस क्लियर होता। आपकी माशाल्लाह, तो कुछ बता देना, हमें भी कुछ लेकर कुछ प्रोडक्ट तो लाए ना, हम देखें, हम भी खाएं, कुछ माजून, कुछ पक्की, कुछ क्या क्या चीजें होती हैं? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ जैम वैम टाइप का चीजें होती है ना, जो बड़े मजे की। मैं खवातीन को बताता हूँ स्किन के हवाले से ना, बहुत कुछ होम रेमेडी भी बता दीजिए आप। स्किन के हवाले जो चिकनी मिट्टी जिसे गाचनी कहते हैं पंजाब में, वो चिकनी मिट्टी जिसे हम मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं। ओके, ठीक है, ठीक। उसे लीजिए आप 20 ग्राम और उसमें नीम के पत्तों का पानी, यानी उसको निकाले, नीम का पानी वो डालें, अर्क के गुलाब डालें, शहद डालें और उसको फेस पे लगाएं। इसी तरह गुलाब की पत्तियां भी पीस कर उसमें शामिल की जा सकती हैं। उसको आप इस मौसम में, ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में बहुत, वो आप सुबह जो है खूब अच्छी तरह मसाज करके चेहरे पर लगाइए और 1 घंटे से घंटा एक बहुत है, वो आप चेहरे पे लगाकर उसे फिर साफ़ कीजिए। गुलाब का अर्क और जैतून का तेल मिक्स करके चेहरे पे मसाज करें, इंशाल्लाह ग्लो करेगी। और उसके साथ साथ स्किन का बहुत ताल्लुक है आपका खाने पीने, ग़िज़ा। ओके, आप क्या खाते हैं ये तो बताइए। मैं बहुत वही चीज़ें खाता हूँ जो बता रहा हूँ और वही बताइए, राज की बातें बताइए, क्या छुप छुप के खाते हैं आप? नहीं, छुप के नहीं खाता, ये मेरे घर हमें नहीं बता रहे ना, तो आज हमें बताएं ताकि हमें भी कुछ। मैं कहवा पीता हूँ जिसके बारे में कहा गया सुहांजना। डेली जी, उसके पत्ते, पुदीना और इलायची। समांजने का कैसे इस्तेमाल करते हैं? उसके कहवा क्या मतलब, कैसे बनाते हैं, कुछ बताएं मेरे? पत्तों को खुश कर दिया जाता है, ठीक है, पुदीने के पत्ते खुश करके, ओके, लेमन ग्रास और इलायची का कहवा बना लिया जाता है, बॉयल करके या खौलते पानी में डाल दें और उसको सुबह निहार आप पिएं।
ये बहुत अच्छी से इनटेक बहुत अच्छा रहेगा, आपका स्टमक, लीवर, इसी तरह इंस्टेटाइन वगैरह आते और आपने खाने पीने की बात की है, तो खाने पीना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने हमारे शेफ़ भी है तो हम कहते हैं उसको स्टार्ट करवा दें, फिर हम आपसे गपशप करते रहेंगे। खाने पीना बहुत ज़रूरी है और आज भी आपने भी डिश चखनी है। जी मैं चखूंगा भी, मैं देखूंगा भी। और बनाएगा कैसे? जी बना कैसे रहे और फिर मैं इनको गाइड भी करूंगा क्योंकि शेफ हमारे बहुत नाइस आदमी हैं और ये सीखना चाहते हैं फर्दर कि हमें हर्बल फूड्स किस तरह बनाना है। अरे वाह भाई वाह, यानी कि शेफ के किचन पे कब्जा। किसी दिन आए ना, कुछ अपना बताएं कि हर्बल में खाने में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं बताता हूँ नाज़रीन, एलोवेरा की खीर बहुत जबरदस्त बनती है, दूध में बनती है। ना करें हाँ, उसको लोग कहते हैं कड़वा होता है, मैं कहता हूँ जब हम बनाएंगे तो इतना मजेदार होगा, कोई कह नहीं सकता कि ये एलोवेरा की खीर है। मीठा मीठा एलोवेरा जूस है, एलोवेरा और कीमा जिसे घी गवार का जो है, जी हाँ, उसका हलवा कैसे बनाते हैं। बाकले के लड्डू हैं, इसी तरह सुहांजना का साग है, सुहांजना की रेसिपीज में सर अगले जो फ्राइडे को फिर आप बना रहे हैं ना, रियली अगले इंशाल्लाह बिल्कुल नेक्स्ट फ्राइडे को सर जो है आ रहे हैं और एक अच्छी सी डिश बना रहे हैं। और इससे इस डिश से पता क्या फ़ायदा होगा, जो हमारी जो न्यूट्रिशन जो है ना, वो न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये असल में ग़िज़ाई जो है ना तब्दीली होनी चाहिए हमारे अंदर, वो अवेयरनेस आनी चाहिए कि जहाँ हम ऐसी ग़िज़ा खाएं जो हेल्दी भी हो और आपके इमराज को भी ख़त्म करे, आपको जवान भी रखे, खूबसूरत रखे और जो है तमाम ज़िंदगी भर में आपके अंदर तमाम तवानाई मौजूद हो। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देखना चाहेंगे कि क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शेफ यूसुफ शेफ? ठीक ठाक। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, गुड है जी, फर्स्ट क्लास। अच्छा आज आप क्या बना रहे हैं ज़रा बताइए। आज हम बना रहे हैं नाजरीन के लिए क्रिस्पी राइस फ्राइड स्टफ चीज़ बॉल। तो इसके लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। ये बेसिकली कोई डिश नहीं है, ये मेरी अपनी एक क्रिएशन है जो ये बात गुड गुड गुड। आज अपनी क्रिएशन लेकर आज अपनी क्रिएशन लेकर आया हूँ। तो उसके लिए मेरे पास ये बॉइल्ड राइस हैं जो मैंने बॉईल किए हैं, ठीक है। और इसमें जो है मैंने सॉल्ट पहले से ऐड कर लिया था, दैट्स वाई जब हम इसमें ऐड करेंगे तो सॉल्ट हम माइनर से रखेंगे। बॉइल्ड राइस है हमारे पास, एग है हमारे पास बीटन हुए और हमारे पास फ्लोर है, ब्रेड क्रम्स है, चीज़ है हमारे पास, सीजमी सीड्स हैं, तिल, उसके अलावा हमारे पास सॉल्ट है और वाइट पेपर है। तो इसके साथ जब हम इसको स्टार्ट लेंगे तो जस्ट हमने ये सबसे पहले राइस लिए हैं इस तरह, और ये हमने थोड़े से राइस इसमें ऐड करने हैं। ओके अच्छा, जब आप राइस ऐड करेंगे तो आप राइस तकरीबन इस तरह इतना जो है उसको बॉईल कर लें कि एटलीस्ट जो है उसमें उसके जो जिस तरह से हम बॉल्स बनाएंगे वो बन जाएं, क्योंकि अब इसमें कनी नहीं रखनी है आपने बेसिकली। तो इस तरह से हम ये अब इसके स्टार्ट लेंगे, एक छोटा सा बना के जरा। हाँ जी बिल्कुल, मैं छोटा सा नाज़रीन के लिए बता दूँ। बिल्कुल, मैं एक एग्जांपल के लिए बना देता हूँ। इसके लिए आपने ये थोड़ी सी इसमें वाइट पेपर और ये हल्का सा हमने सॉल्ट ऐड कर दिया। देन अब हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे ऐसे करके। गुड, वेरी गुड। ये अच्छी तरह इसको मिक्सचर बनाना है जी बिल्कुल, इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसको बॉल सी बनानी है इस तरह से। ये आपने बॉल्स बनाई, ओके। और बॉल्स बनाने के बाद ही आपने इसमें कुछ इस तरह से, इसके अंदर क्या डाला आपने? चीज़। ये अभी मैंने इसको इस तरह से बनाया, ये चीज़ मैंने पहले से एक टुकड़ा काट के रखा हुआ था, ठीक है। और ये हमने इस तरह से फोल्ड करके ये हमने ऐसे स्टफ कर दिया इसमें, ठीक है। और ये इसको हमने इस तरह से बंद करना है, बिल्कुल बाइंड कर देना है इस तरह। बड़ी मुनफरिद रेसिपी है। अच्छी लग रही है ना? जी हाँ जी हाँ। अच्छे से खुद से बनाई ना, कि खुद क्रिएट किए। हाँ। खुद की क्रिएशन में भी एक होना चाहिए ना। हाँ, उसमें रेसिपी में सब चीजें के साथ साथ इस तरह से एक बॉल बना ली आपने। उन्होंने बॉल बना दिया, हम टीवी पे देख रहे हैं। आप बना, अभी आप बॉल बनाने के बाद आपने जस्ट यूसुफ उधर देखो, जस्ट आपने इस तरह से ये बॉल आपने बना ली, ठीक है। और इसके बाद अब आप इसको इस तरह से फ्लोर में डीप करेंगे। अब आप ये ग्लव्स आप अपना रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब जस्ट आपने ये इसको फ्लोर में इस तरह कर लिया, ठीक है। देन आप इसको एग में करेंगे। अब एग में आपने डीप कर लिया इसको बहुत अच्छी तरीके से। और एक चीज़ मैं बता दूं, सीजमी सीड जो हैं अब जो हम शामिल करेंगे वो करेंगे ब्रेड क्रम्ब में शामिल, क्योंकि बिकॉज अगर सीजमी सीड में मैं ये डाल दूंगा तो वो ओवर हो जाएगी। ओके, ठीक। दैट्स वाई हम जो है इसको अब इस तरह से हमने सीजमी सीड ब्रेड क्रम्ब में डाल लिए, ठीक है। यही बॉल हमने उठा के इस तरह से
ब्रेड क्रम्स में आ गई। इसमें क्या होगा कि आपके ब्रेड क्रम्स भी चिपक जाएंगे और आपकी जो ब्रेड क्रम है वो भी लग जाएगी, सीजमी सीड भी लग जाएंगे और कोटेड भी बहुत अच्छा हो जाएगा, फ्लेवर सा आ जाएगा, फ्लेवर भी आ जाएगा और इसकी प्रेजेंटेशन आ जाएगी। मतलब जब ये मैं इसको फ्राई करूंगा ना तो सीजमी सीड थोड़े से खिल के आ जाएंगे। बेसिकली ये इसका मकसद है। अच्छा, ये फ्राई होने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ये एक हमने एग्जांपल के तौर पे दिखा दी। अब आपने ये कितने बनाने हमारे लिए, क्योंकि अस्करी साहब भी मौजूद है। 5 to 4 बना लेंगे आपके लिए। मुझे तो आपके जब बनाना शुरू करते हैं और जो अरोमा आता है ना, मुझे भूख लगने लग जाती है। नाजी, जब ये देख लिया आपने, इन्होंने फ्राई ब्राउन कर रहे हैं, जरा सा रेडिश रखना है, कैसा रखना है? ये इसका जस्ट गोल्डन कलर आ जाए इस तरह मैंने डाल दी। इसको इस आंच पे डालें कि आपका ऑयल जो है गर्म हो और जो आपकी आंच हो वो बिल्कुल आप स्लो पे रखें। दैट्स व्हाई ये अंदर से भी कुक होगा, थोड़ा सा चीज मेल्ट हो जाएगी। वैसे तो चावल तो बॉइल्ड ही है। बेसिकली हम जो चाह रहे हैं चीज अंदर से मेल्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने चीज जो है बिल्कुल फ्रोजन की हुई है यहाँ पे। दैट्स व्हाई मैं इसको इसलिए हल्की आंच पे रख रहा हूँ कि अंदर से वो थोड़ी मेल्ट हो और जब मैं इसको निकालूं काटूं तो वो चीज ऐसे। आप एक काम यूसुफ, आप पकाना शुरू करें। बिल्कुल जी नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, सिर्फ छोटी सी ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। मैं हूँ साबी और मेरे साथ बहुत ही मेरे प्यारे गेस्ट और हेल्थ कंसल्टेंट हर्बलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। वेलकम अगेन। हम बात कर रहे हैं हेल्थ की और न्यूट्रिशन की और खाने की, लेकिन एक बात बताएं, आज तक ये नहीं सजेस्ट हुआ कि कैंसर होता किस चीज़ से। जैसे शुगर है ना, तो कुछ कहते हैं जैसे टेंशन लेने से और ज़्यादा मीठा खाने से होता है, ठीक है ना, या कुछ लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर होता है, नमक का कुछ है, या कुछ उसका भी कुछ रीज़न होता है। तो आप मुझे बताएं कैंसर का क्या होता है? कैंसर की वजूहात, कुछ वजूहात हैं, उसमें सिगरेट, ओके, सिगरेट है, शराब है, नस्वार है, पान है, गुटखा है, समझिए ना। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमने देखा है कि बच्चे, छोटे बच्चों से लेकर और बड़े तक जो है इस तरह बेदरग इस्तेमाल करते हैं, अपने जिस्म के साथ ज्यादती करते हैं। आपके कॉलर ने बात कर लें, आप उनसे सवाल करेंगे, उसके बाद आपने बताना जी। सफदर अली हमारे दरमियान कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो शफकत अली जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी शफकत साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैम मुझे ना कीमती साहब से सवाल है कि मुझे हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस है, ओके। क्या उम्र है आपकी? हकीम साहब कुछ सवाल करें। हेपेटाइटिस सी है? जी जी। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? सर ये कैमरे में आप इधर जी। 35 साल। 35 साल है। अच्छा बेटा, आप कहाँ रहते हैं, कराची में या बाहर? मैं जिहलम सरायनगीर है, डिस्ट्रिक्ट गुजरात है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मैं आपको अभी बताता हूँ, आपको परहेज भी बताऊंगा और इसका इलाज भी बताऊंगा और इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह ठीक कर देंगे। ये कराची से बाहर की कॉल है, गुजरात से है। जी जी जी। और ये कि इनको हेपेटाइटिस का है, इसका हेपेटाइटिस का मतलब है कि लीवर प्रॉब्लम है। ठीक है ठीक है। तो जिगर के हवाले से मैं बताता हूँ कि ये एक तो इमली आलू बुखारे का शरबत इस्तेमाल करें, गर्मियों में तो ज्यादा सूटेबल है, ताकि जिगर की गर्मी जो है इद्दत भी निकले। इसके साथ साथ जो है इमली का मतलब आलू बुखारे का 20 ग्राम इमली लें और 5-6 आलू बुखारे लेकर रात को भिगोएं और सुबह निहार जो है वो उसको मैश करके आप उसमें पानी मिलाएं ठंडा और पिएं। और इसके अलावा जो है आप चीनी, चिकनाई, चर्बी, गोश्त, तेज़ मिर्च मसाले, अचार, चटनी, इनसे आप परहेज़ करें। आपको खाने में जो मैं बता रहा हूँ कुछ जो है तोरी, घिया, टिंडे, कद्दू और लौकी, सब सब्जियां जो हैं वो ज़्यादा आप खाएं, फलों का इस्तेमाल करें। अब मौसमी फलों का इस्तेमाल करें, आलू बुखारा ताज़ा है, आड़ू और पपीता, ये आप ख़ास तौर पे इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप कहवा बनाएं जिसका में सुहांजना के पत्ते, मको और पुदीना, सौंफ और इलायची, ये कहवा दिन में 3 से 4 मरतबा आप इस्तेमाल करें। सौंफ 1 चम्मच, पुदीना के 20-25 पत्तियाँ, 2-3 इलायची और सुहांजना के पत्ते जो हैं सुखा के या ताज़ा हों वो आप 10 ग्राम लीजिए और उसमें लेमन ग्रास भी डाल लीजिए। बहुत मज़ेदार कहवा बनेगा। आप ये खाने के बाद या खाने से पहले जरूर इस्तेमाल बल्कि इनको एक और बात कहें, एक तो अस्करी साहब के जो है नंबर चल रहे हैं, आप इन पर रब्ता कीजिए और ईजीएस्ट देखिए बहुत सारी डिटेल जाके बताएंगे ना वो ज़्यादा अच्छा है। एक हमारे दरमियान कॉलर है सादिका फ्रॉम कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सादिका साहिबा, क्या पूछना है हकीम साहब से? जी मैंने पूछना है कि मेरा पेट बहुत
जी आवाज़ ज़रा अप डाउन हो रही है। मैंने कहा मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है। वजन बहुत ज्यादा हो गया। ओके, वेट है आपका? जी, और मुझे खाया पिया कुछ नहीं जाता। अच्छा, आवाज में थोड़ी सी में जलन बहुत ज्यादा है। आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र 32 है। अच्छा, तो आप का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है? जी ब्लड प्रेशर हो रहा है। मेरा जो है ना कि सीने में जलन होती रहती है। सीने में जलन रहती है, आपका निज़ाम हज़म मुतासिर है, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब है, मुझे लगता है कि फास्ट हो गया है, जिसकी वजह से आप वज़न आपका बढ़ रहा है। अपनी ग़िज़ाई तब्दीली लाइए। आप जिस तरह आप रमज़ान में हम सुबह के वक्त सहरी करते थे और शाम को फल और सब फलों का इस्तेमाल करते रहे, इसी तरह आप रमज़ान की तरह ही आप अपने आप को रखें, नॉर्मल रखें। नमाज और सैर लाजमी कीजिए और अपने ग़िज़ा में चीनी चिकनाई का ख़ास तौर पर आप परहेज़ कीजिए। बेशक। और अच्छा, सब्जियां का ज़्यादा खाएं, सब्जियां जिसमें बॉयल करके आप सब्जियों का इस्तेमाल करें। मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बता देता हूं। आप इनसे थैंक यू करें, इनको लाइव पे बताते रहिएगा, ठीक है? मैं बता दूं। नाज़रीन, सादका साहब बहुत शुक्रिया। अब आप डिटेल से जो है अस्करी साहब बताएंगे। जी सर, अब आप बताइए जी, इनके बारे में आप बताइए। हाँ, इन्हें जो है वो अपने ये लीजिए आप अजवाइन, ओके, 10 ग्राम, कलौंजी 10 ग्राम और मक्को दाना 10 ग्राम, ओके। ये तमाम चीज़ें आप कूट लें और इसको बारीक करके पाउडर करके खाना खाने से आधा घंटा पहले खाएं और उसके बाद पानी का इस्तेमाल खूब करें, यानी 2 से 3 गिलास पानी पीजिए और फिर खाना करें आधा घंटे के बाद। ओके, आपके एक और कॉलर है मरियम फ्रॉम कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। क्या पूछना है हकीम साहब से? पूछना मुझे ये है कि मेरे एड़ियों में बहुत दर्द रहता है। एड़ियों में? अगर मैं वॉक करती हूँ तो फिर मुझसे पाँव रखा नहीं जाता जमीन पर। चलिए ठीक है, ओके मरियम। इसके अलावा मुझे दूसरी बात ये कहनी है, मैं आपकी स्पीच की रेगुलर कॉलर हूँ, मुझे गिफ्ट चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, अपना टेस्ट करवाएं, यूरिक एसिड लगता है कि इनको यूरिक एसिड का इनको आप एड़ियों में। अच्छा, ये मेरे भी होता है ये कभी कभी ना, जैसे बहुत थक जाते हैं या हील वाली चप्पल पहन के मूव बहुत करते हैं, तो एड़ियों से ज़्यादा मेरी मतलब मेरी बैक की तरफ बहुत तकलीफ होती है। ये बहुत पेन होता है मुझे, और ये जब जिस दिन थकती हूँ उस दिन होता है, ऐसे नॉर्मल नहीं होता। अच्छा, एक काम करें कि रात को सोते वक्त पैरों की तलियों पर जैतून के तेल की मालिश करें। ओके। और सर 2 दिन याद रहता है, तीसरे दिन फिर भूल जाते। ये शुगर पेशेंट्स के लिए भी है, अच्छा, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी है फायदेमंद। इसी तरह कैंसर के मरीजों के लिए है, वेट जिनका ज़्यादा है उनके लिए, क्योंकि पूरे सिस्टम को एक्यूरेट करता है कि पैरों की तलों पर रात सोते वक्त जैतून के तेल की मालिश, यानी कि प्रेशर पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं। नाक में लगाएं जैतून, कानों में भी, उंगली से कानों में भी जैतून लगाएं, नाक में भी लगाएं, बेहतरीन। तो ये इससे जो है बहुत सारा सिस्टम आपका एक्यूरेट होना शुरू हो जाएगा। और 2 चम्मच रात सोते वो जैतून का तेल पिएं और सुबह उठते ही जैतून ये भी तो क्लियर करें कौन सा जैतून पीने के जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन। ये तो नाज़रीन ये याद रखिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो है वो खाने के लिए है और उसका इस्तेमाल आप इसी तरह रखें, इंशाल्लाह बहुत सारे इमराज जो हैं वो इससे कवर होंगे आपके। जैतून जो है वो गुर्दे के मरीजों के लिए भी बहुत बेहतरीन है, इसी तरीके से जिगर के इमराज का। लोग ये कहते हैं जी गर्मी है गर्म होगा, लेकिन नहीं, ये गर्म ममालिक में ही ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा है। अरब ममालिक गर्म ममालिक हैं और जैतून जो है वो जिसके बारे में कुरान में कहा है वो तीनों व जैतून है वतूर सीनीना, मतलब ये जैतून एक ऐसी चीज़ है जिसमें शिफा है। और अगर शुगर पेशेंट हैं तो उनको शायद नहीं इस्तेमाल करना, शायद जो है बेरी का शायद जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद। हमारे दरमियान रेहान असलम है, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, क्या पूछते हैं हकीम साहब से आपने? हकीम साहब से ये पता करना है कि मेरा बेटा मोहम्मद उमर 7 साल है जी, और उसके गले जो है वो यही खराब है, ऐसा है कि वो जब मतलब बॉडी की नहीं होता है, लेकिन अब मैं उससे बैचलर है वो रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ फर्क नहीं है। आवाज़ बहुत आपकी ड्रॉप हो रही है, स्लो स्लो प्लीज जरा बात कीजिएगा। जी, मेरे बेटे 7 साल का, तो उसके गले बहुत ज़्यादा खराब। अच्छा, गले खराब है, टॉन्सिल्स है उनको? टॉन्सिल्स हैं, ऐसा ही है जी जी, चले ठीक है ठीक है, ओके।
ओके ओके, 10 साल का इनका बेटा है, उसे टॉन्सिल्स है। असल में हमारी जो है ना आवाज़ भी पिछली तरह आज भी डिस्टर्ब हो रही है जी जी जी, जिसकी वजह से कॉलर्स बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। तो ये कंप्लेन मैंने लास्ट टाइम भी की थी, दोबारा कंप्लेन हो रही है। ठीक है मैं कहा है, मैंने कहा कि हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो बच्चों का हवाले से एक तो टॉन्सिल्स यूँ होते हैं कि इनको बाजारी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं, चिप्स है या और गोलियां। अच्छा, ये जो कॉलर्स आते हैं ना, ये कॉलर्स का नहीं, अब देखिए इससे पहले कॉल आई थी वो सही थी, वो जो होता है लाइन का मसला होता है, जैसे जिस एरिया से कॉल आ रही है या कोई उनका प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको क्लियर नहीं आती। अब बताइए अब क्या कहना। अच्छा, इसमें कुश्ते शीरी 6 ग्राम ओके, बच्चे के लिए, बच्चे को 6 ग्राम कुश्ते शीरी, बच्चे की उम्र 7 साल है जी, हाँ, तो उसको 6 ग्राम जो है कुश्ते शीरी जो है, यानी 6 ग्राम का मतलब ये है कि 1/4 चम्मच, वो आप सुबह निहार खिलाएं और शाम को खिलाएं। शरबत जो है दूध स्याह आम मिलता है, वो बच्चे को पिलाएं सुबह शाम, और बच्चे को कोशिश करें कि ज़्यादा ठंडा पानी, सर्द पानी वो ना पिलाएं, और बाजारी चीज़ों से परहेज़ करवाएं। और मुझसे मशवरा भी कीजिए, मेरे नंबर चल रहे हैं नाज़रीन, इनका मतलब यह है कि आप मुझे तफसीली तौर पर जो भी रिपोर्ट्स हैं वो भी भेजें और मुझसे बाकायदा तौर पर रब्ता रखें ताकि आपका मुकम्मल तरीके से मैं हाँ, वो इससे क्या होता है कि जब डिटेल से बात कमी के बायस जो है नहीं बात नहीं कर पाते, बात का जवाब नहीं दे सकते। लास्ट टाइम भी कुछ लोगों था मिग्रेन का वो था, एक कॉलर है हमारे दरमियान अहमद, उनका जवाब सही दे सकते। अभी आपके पास वो वेट करें काफी देर से, गुजरांवाला से अहमद मुस्तफा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा ड्रॉ, इतनी देर उसने होल्ड किया, मैं अभी मैं आपको इशारा करूंगी हेलो हेलो, आप फोन आ रहे तो काफ़ी देर बेचारे वेट कर रहे थे। अच्छा, अभी आपने कहा कि, और ये भी मैं नाज़रीन से कहना चाहूँगी, देखिए यहाँ एक मुख्तसर सा टाइम होता है, उसमें हम आपकी बात सुनते हैं और कोशिश करते हैं उसे सजेस्ट भी करें, लेकिन जब डिटेल की बात होती है ना वो ज़्यादा बेहतरीन होती है। आप इनका नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है आप इनसे रब्ता कीजिएगा, और मज़ीद ये कि अपनी बात मज़ीद बता सकते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से जो डिटेल होती है ना उससे बंदा प्रिस्क्राइब भी अच्छा करता है। अभी बात हो रही थी कैंसर की, जी जी, तो कैंसर पे मेरे बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, अल्लाह का फजल है। 80% जो है वो पेशेंट जो है क्योर हो रहे हैं। ठीक है, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप जो डॉक्टर्स हैं खासतौर पे मैं उनके लिए खुदा का वास्ता है, कैंसर के मरीज को न मत बताएं कि जी आप 2 हफ्ते के मेहमान हैं, 10 हफ्ते के मेहमान हैं, आप कैंसर हैं, मत डराएं। आप उनका हौसला बढ़ाएं, उन्हें हिम्मत दें, उन्हें जरूरत दें, और आप उनकी ज़िंदगी की रनाइयों से, खुशियों से हमकिनार करें। जब ये आदमी खुद अंदर से मर जाता है, जब उसे ये पता लगता है कि मुझे कैंसर है और मैं चंद हफ्तों का मेहमान हूँ, वैसे ही दिल टूट जाता है। यकीन माने ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं रोते हुए, और उन्होंने जब मैं उन्हें हौसला दिया कि नहीं, जिंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह है, और यकीन माने कि 20-20, 30-30 साल हो गए कैंसर के मरीज जो ठीक ठाक चल रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं, और वो कहते हैं कि जी 4 दिन की जिंदगी बहुत खुशी की हमारी गुजर गई। शहजाद फ्रॉम कराची, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी शहजाद साहब, क्या पूछना है आपने? क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी मैडम, ये पूछना है, एक तो मेरी हड्डियों में दर्द रहता है। ओके, ठीक है। और दूसरा जो है ना, ये फोड़े वगैरह निकले हुए, दाने टाइप के, जो टीप वगैरह टाइप के फोड़े वगैरह। आपकी उम्र क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं? कराची से। जी कराची। आपकी एज क्या है बेटा? मेरी एज 32 साल। अच्छा, और आप अपने कब से ये आपको मसला है? ये सर तकरीबन 4 साल हो गए, 7 साल से हो। 7 साल से है? 7 साल। अच्छा, मैं इस वक्त आजकल कराची में हूँ, वैसे इस्लामाबाद और लाहौर भी मेरा विजिट होता है। आप मेरे पास आए और अपना मुकम्मल रिपोर्ट्स लेकर आए, चूँकि मसला आपका 6-7 साल पुराना है, तो वैसे मैं आपको एक बताता हूँ जो कि आप ये दवा। चले, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अब ये कि अभी सुने पूरी डिटेल आपके बारे में बताइए। हालून ले, हालून क्या ले? हालूं, हालू में समझे आलू। ये एक दवा है हालूं। और अच्छा, आपने डिटेल में बात करनी है इसके बारे में, एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत है, ठीक है जी नाज़रीन? एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी। हम बात कर रहे हैं आपकी प्रॉब्लम्स की, और हमारे दरमियान एक कॉलर भी है एहतिशाम फ्रॉम कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी एहतिशाम साहब, क्या पूछना है हकीम साहब से आपने? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल साहब। ये मेरी कमर की 2 डिस्क स्लिप है, L4 L5।
अच्छा, इसकी वजह से बड़ी शदीद में तकलीफ होता हूँ। अच्छा अच्छा, इसका कोई हल बताएं। आप बताइए कि कब से आप प्रॉब्लम आपकी? तकरीबन 2 साल हो गया। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हो? कराची से बात कर रहा हूँ। ठीक, ये आपकी खुश एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मैं बताता हूँ और ये तो आपको बहुत अच्छी कि बात है, क्योंकि कराची इनकी से 2 और साल ये की तो आपको प्रॉब्लम कॉल है। भी कर सकते हैं। ये अपना मुझे आप जो है कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करें, रिपोर्ट्स लाएं, अपना अल्ट्रासाउंड जो है या एक्सरे रिपोर्ट है वो लाएं, ताकि ये देखा जाए कि आया कि क्या कब से है ये और क्यों इसको पूरा इसका हम इंशाल्लाह, क्योंकि डिस्क का मामला है, डिस्क का मामला है, और इंशाल्लाह आप तशरीफ लाइए, मैं आपके लिए बेहतरीन सजेशन। और मैंने आपको बताया कि जो जैतून का तेल की मैंने कहा है, ये हल्के हाथ से कमर पे भी लगाएं, पैरों के तलों पे लगाएं, और इसी तरह 2-2 चम्मच इस्तेमाल भी करें और लाइए, ताकि हो सकता है कि इनकी कोई उसमें गैप आया हुआ है या ब्लॉकेज हुई हुई है, दबी हुई है वेन्स, तो वो इंशाल्लाह सब कवर हो जाएगा। मैं बता रहा था वो हालू का तो कुछ हालू वो जो मोटापे का बता रहे थे, किसका हालू? जोड़ों के दर्द का, जोड़ों के दर्द का, जी जी। या हालू, मेथी दाना, कलौंजी, अदरक, सूखा हुआ अदरक, और इसी तरह ये 4 चीज़ें मिलाएं, इनको बारीक कर लें और उसको सुबह निहार शहद 1 चम्मच में मिलाकर और गर्म पानी में शहद मिलाएं और उसके साथ इस्तेमाल करें, और मुझसे रब्ता भी कर लीजिए ताकि मैं इसके लिए आपको मज़ीद डिटेल से और चीज़ें बताऊंगा। अच्छा जी नाज़रीन, आजकल कराची में हकीम साहब हैं और इंशाल्लाह आपने कहा था आप लाहौर भी जाते हैं, इस्लामाबाद भी जाते हैं, हमारे जैसे कॉलर्स हैं लाहौर से भी हैं, तो आप इनका नंबर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इनका नंबर डिस्प्ले हो रहा है बार बार। कहने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर डिटेल में बात नहीं होती, तो हम आप लोगों के लिए ईजीएस्ट वेट कर देते हैं, ताकि आप ईजीएस्ट जो है इनको कॉन्टेक्ट कर लें। जब ये लाहौर जाएंगे तो आप उनको अपना चेकअप भी करवा सकते हैं, अपनी बात डिटेल में भी बता सकते हैं। जी हाँ जी, ऐसे ही है कि नहीं? आप मुझे बताएं साथ साथ वो जो डिश की बात है, क्योंकि मैं किचन की तरफ जा रही हूँ, तो मुझे बताएं अगली बार फ्राइडे को जब आप आ रहे हैं तो क्या बना रहे हैं वो मुझे बताइए। मैं एलोवेरा की क्या डिश, मीठी बना रहे हैं, नमकीन बना रहे हैं? मैं तो नमकीन पसंद करती हूँ। एलोवेरा खीर बनाएंगे, एलोवेरा खीर बनाएंगे, और उसको इंशाल्लाह वो जोड़ों के दर्द के लिए, जिगर के मरीजों के लिए, और स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल के पेशेंट्स हैं उनके लिए, कैंसर मरीजों के लिए। पहले क्यों नहीं बताया? मैं आज ही बनवा लेती आपसे। तो अब आप कसम से ये मेन प्रॉब्लम है। मैं आप तो कैंसर की बात करें, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये जितनी खवातीन मुझे मिलती है ना, सब ये कहती हैं सभी हड्डियों में दर्द होता है, ये होता है, और मतलब घुटनों में इतना प्रॉब्लम है, और एड़ियों में। ग़िज़ा है, जी जी, मज़ा का मज़ा है, दवा की दवा है। इस पर कोई एक शेर सुना दे, जिस तरह आपने ज्वाइन किए ना सारे जुमले। अच्छा ये मैं बता दूं नाज़रीन, ये एक शायर भी हैं। अब ये ना कि मैं शायर तो नहीं है, तो एक शेर फौरन याद आ गया। अच्छा फौरन आ गया, चलो। निकलती है जो सीने से फुगा, कुछ और कहती है। अच्छा, निकलती है जो सीने से फुगा, कुछ और कहती है, नजर का जाविया कुछ है, जुबां कुछ और कहती है। वाह वाह। और ताल्लुक तोड़ना है इस बिना पर ऐ सबा तुझसे, ताल्लुक तोड़ना है इस बिना पर ऐ सबा तुझसे, यहाँ कुछ और कहती है, वहाँ कुछ और कहती है। ये कौन है जो ऐसा ऐसा कहती है? ये सब पर ही है। ये सियासतदानों पर भी है। अच्छा। ये जनाब ससुर और सास का मामला भी है, बहू और सास का मामला भी है, मियाँ बीवी का मामले में भी आती है, ये सब चीज सब पे फिक्स आती है। जबरदस्त। अच्छा चलिए ये बताइए कि अक्सर देखिए ये इट्स कॉमन कि हम अक्सर एक दूसरे के पास करीब बैठते हैं तो कुछ लोगों के मुंह से एक स्मेल सी आती है, ठीक है, बड़ी बदनुमा लगती है। उस पर्सन के तो इख्तियार में नहीं होता, चाहे वो ब्रश करे या कुछ भी हो, मसवाक भी करे, लेकिन ये मेन प्रॉब्लम स्टमक का होता है। मैं क्लियर बता दूं, मुंह का प्रॉब्लम नहीं होता, ये स्टमक का होता है। सही कह रही हूँ? जी हाँ बिल्कुल, स्टमक का होता है, बशर्ते कि अगर दांत आप रेगुलर साफ कर रहे हो, बाज़ औक़ात पायोरिया भी होता है दांतों में। हमारे कॉलर भी बात करें, फिर आप इसके बारे में बताइए। जी हाँ। शमा फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाह रही हूँ। जी पूछिए। मैं प्रोटीन जाती है यूरिन में ना, प्रोटीन यूरिन में तो कमजोर भी बहुत है, उसका हमें जरा मालूम करना कि ग़िज़ा में हम क्या ऐसी चीज दें, इलाज तो उसका चल रहा है। बेटे की उम्र क्या है? उसकी उम्र है 32 साल। शादीशुदा है? नहीं नहीं, अभी शादी नहीं हुई, इसी वजह से हम शादी भी नहीं कर रहे। अच्छा 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 अच्छा। ये आपकी देखिए प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद करें, मेरे कान में भी इतना शोर आ रहा है आपका, टीवी का वॉल्यूम कम।
चले देखा ना। अच्छा प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि आप लोग ना जब भी मुझसे बात करें या हमारे हेल्थ कंसल्टेंट से बात करें तो प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, वरना आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। हम चलते हैं यूसुफ की जानिब। आपने भी बताना है जरा मुझे, यूसुफ कितना बन गया? माशाल्लाह सुन रहे हैं आप किसी बिल्कुल स्मेल आ रही है। ये देखे ना कितने प्यारे इसने बना। कितनी देर लगेगी बना लिया आपने? अब ये डिश जो है ना यहाँ ले आइएगा जब तक हम वो आलू हाँ नहीं वो तो मैंने बता दिया। दूसरी कौन सी? ये प्रोटीन के हवाले से बताने की 32 साल उम्र है और ये प्रोटीन जो है यूरिन में जो खारिज होने का मामला है, ये नौजवानों में बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके वजूहात उसकी ये है कि बहुत गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बंद कर दें। गोश्त, अंडा, मछली ऐसी चीज़ें बिल्कुल, और तेज़ मिर्च मसाले ये ना इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप सब्जियां खाएं, सब्जी और इसमें घियात, लौकी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा नाज़रीन बात यह है कि प्रोटीन के अखराज का मतलब यह है कि आपकी हड्डियां और कमर का दर्द और चेहरे की रंगत बिल्कुल वो हो जाती है और आदमी शादी के काबिल भी नहीं रहता। बेशक बेशक। तो उसमें औलाद का मसाइल हो जाते हैं, जिनसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप ख़ास तौर पर छोटी सी एक मैं बता देता हूँ कि आप ये मूसली सफ़ेद इसको पीस लें और इसकी खीर बनाएं। ठीक है। तकरीबन ये समझें कि 1 पाव दूध में 4 चम्मच चाय के डालकर उसे बॉईल करें और उसकी खीर बना के सुबह शाम इस्तेमाल करें। ये तो एक घर की चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे रब्ता करें और बाकायदा तौर पर एक मैं बेहतरीन दवा आपको भेजता हूँ, और उससे इंशाल्लाह आपकी बच्चे की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और अज़दवाजी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगे। और ज़बरदस्त हम बात करेंगे, इसे कंटिन्यू करते हैं। आज लेकर अब यकीन करें मेरी, आप देख रहे हो कि मेरी नज़रें बार बार डिश पे जा रही है। बहुत जो है ना इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी प्यारी लग रही है। तो आ जाओ यूसुफ, लेकर आ जाओ ताकि हम देख लें और हमारे नाजरीन भी देख लें। और इसका डिश का नाम क्या है? ये तो आपने खुद क्रिएट किया, तो फिर क्या नाम है इसका? क्रिस्पी राइस स्टफ चीज बॉल्स। क्रिस्पी राइस स्टफ चीज बॉल। जबरदस्त। यानी कि ये चावल को क्या बना दिया? बस आज स्पेशली हकीम साहब के लिए। अरे बेटा ये मैं समझता हूँ ये फॉलिक एसिड से भरपूर है। अच्छा। और ये जबरदस्त अफादियत भी बता रहे साथ साथ, देखें क्योंकि इसमें राइस है, राइस फॉलिक एसिड जो है राइस में होता है, बीन्स में होता है, वेजिटेबल्स में फॉलिक एसिड है, और फॉलिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत। कभी कभी ऐसी चीज खा लेनी चाहिए। हाँ, खाते रहना चाहिए। प्लीज फिर आप इसको टेस्ट कीजिए। थैंक यू यूसुफ, बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान एक कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, पेशावर से कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी, जरा ऊंचा बोले, जरा सा ऊंचा बात कीजिएगा, आवाज कम आ रही है आपकी। जी जी फरमाएं। हकीम साहब मैं आपसे क्या लूँ ना, आज 7-8 साल से जी, तो मैं सुबह के वक्त मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? सुबह के वक्त ये हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। हार्ट बीट तेज होती है? हार्ट बीट तेज हो जाती है। ओके, ठीक। आपकी उम्र क्या है? और मेरी उम्र 52 साल। अच्छा, और ये कब से प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा, कुछ आवाज समझ में नहीं आई। अच्छा, एक काम कीजिए, इसकी इनकी बाकी बात जो है ना जरा प्लीज ले लीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ आवाज बहुत कम आ रही है इनकी ना, वॉल्यूम कम है। जी, थैंक यू सो मच। आपने पेशावर से कॉल की। सुबह के वक्त में इनकी हार्ट बीट बहुत तेज होती है। एक तो रात का खाना जो है ये देर से ना खाया करें और हजम किया करें। खाना खाने से बाद जो है 3-4 घंटे के बाद आप सोए। खाना खाने से पहले आप कम से कम 45 मिनट पहले पानी का इस्तेमाल रखा करें। ओके। फिर सुबह निहार उठते ही पानी पिए और वॉक करें। और ये कि अपना इनका मैदा और जिगर जो है वो डिस्टर्ब है, तो ये चीज़ें आप उनसे बाकायदा तौर पर फ़ोन पे
नंबर चल रहे हैं, आप उससे इसका नुस्खा लीजिएगा। और आप पेशावर भी जाइएगा, ये भी बताओ, आप वहाँ पे भी विजिट कीजिए। पेशावर से बहुत कॉल्स आती हैं मुझे कि आप पेशावर विजिट नहीं कर रहे। मैं इंशाल्लाह जैसे होगा पेशावर का भी दौरा करूंगा और पेशावर के मरीजों के लिए भी, उनका भी हक है। बिल्कुल सर, आपको इंशाल्लाह आप वहाँ पे भी जाएं। अच्छा, ये बड़ा एक इनका नंबर भी चल रहा है जिन्होंने अभी पेशावर मैं एक चीज इनको बता देता हूँ। बिल्कुल बताइए। सौंफ, पुदीना, इलायची, मको और कासनी। सौंफ 1 चम्मच, पुदीने जो है 20-25 पत्ते पुदीने के, मको 1 चम्मच और कासनी आधा चम्मच। कासनी के बीज होते हैं, ये मिल जाते हैं बहुत आसानी से। और इसका बनाए आप कहवा, और इसमें इलायची 3 दाने इलायची डालें। कहवा बना के रात को सोते वक्त भी पिए और सुबह निहार पिए। दोपहर में भी खाना खाने से आधा घंटा पहले इस कहवे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह वाक़ खुदा बफज़ल ताला बहुत दुआएं निकलेंगी हमारे लिए भी और आपके लिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अवेयरनेस दी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को हम आपके साथ कुकिंग भी करेंगे और एक और जितने लोग जो हमें कॉल्स करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। और जी हाँ नाज़रीन, हम आपकी तरफ चलते हैं कि ये तो एक थोड़े से टाइम के लिए होता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप हकीम साहब इतने जो है ना ऑलराउंडर में, जैसे कहते हैं तमाम डिजीज़ के ऊपर उनकी कमांड है, तो इनके नंबर्स जो चल रहे हैं आप उनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यार मोहब्बत बांटते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।